राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम अपने तमाम व्यूअर्स को, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। कोई नाश्ता कर रहा होगा हमारी तरह, कोई कॉफी पी रहा होगा और सुबह से पता नहीं कितना कप है, आप मेकअप में तैयार हो रहे थे, आप आए फिर आप मेकअप में तैयार हो रहे, फिर आप इधर आए, मतलब 2 से 3 कप कॉफी सुबह कौन पीता है? आई एम ऑल्सो कॉफी पर्सन, आई एम नॉट अ टी पर्सन, बट एट द सेम टाइम वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सेट पे कॉफी पीने का ज्यादा मजा आता है। अच्छा, और आपका मामला है कि आप जब ऑफिस पहुंचते हैं तो मैडम को उस वक्त कॉफी चाहिए होती है। शी स्टार्ट्स हर डे विद कॉफी। बस सही है ना, हर किसी का अपना अपना होता है। हर किसी का अपना होता है, ये बात दुरुस्त है। वैसे आपका अपना क्या है? हमें आज जरूर बताएं कि आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप कॉफी पीते हैं, लस्सी पीते हैं? अच्छा, अब जो बहुत सारे इलाके हैं हमारे, क्योंकि हम हमेशा डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, हमारे मुल्क में हम वैरायटी की बात कर रहे होते, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय में नमक डाल के भी पीते हैं। आप कश्मीर साइड पे चले जाए, चित्राल साइड पे चले जाए, तो नमक आप ऐड करके पी रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं चीनी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं चाय में। कुछ हमारी तरह होते हैं जो कि विदाउट शुगर ले रहे होते हैं चाय। अच्छा, कॉफी में तो आई टेक शुगर, अदरवाइज टी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, एंड इफ इट्स ग्रीन टी तो विदाउट शुगर। हाँ, तो आप जरा हमें जरूर बताएं नाश्ते में आप क्या खाते हैं, और आज सुबह उठकर सबसे पहले आपने क्या कहा? गोल सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शुएब, एक तो ये होता है कि ठीक है खा पी लिया अपनी जगह को, ठीक है, बट एट द सेम टाइम पूरा दिन खाने पीने के अलावा आपने कर रखा है, रूटीन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात का टाइम जो हमें प्रैक्टिस करवाई जाती थी, जो हमारे टीचर्स हमें कहते थे, जो हम कोशिश करते थे, वो ये होता था कि जी रात में अपनी सारी चीजें लिखकर अपना टाइम टेबल बनाकर उसके बाद आप सो जाएं, और फिर सुबह उठे तो आपके पास एक पूरा रनडाउन पूरे दिन का होता है और आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली ऐसे। लेकिन फिर बच्चों की बात भी करनी है सभी, जो कि बच्चे अभी हमें देख रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, तैयारी उनकी होगी, किसी की वैन आ गई होगी, किसी की वैन आने वाली होगी, किसी को खुद आपने स्कूल छोड़ने जाना होगा, तो प्लीज मेक श्योर कि बच्चे ने अपने दांत साफ किए हैं। क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि ठीक है रात सोते वक्त आपने ब्रश, उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप जब सुबह नाश्ता कर लिए उसके बाद ब्रश करें। ब्रश योर टीथ, एक रात सोते वक्त और एक जब आपने सुबह नाश्ता कर लिया है तो ब्रश करें अपने टीथ, ताकि आप एक ओरल हाइजीन का ख्याल रखते रखते स्कूल जा सकें। और अभी भी अगर आपके पेरेंट्स आपको अभी कह रहे हैं ना ये शो देखते हुए कि उठो भाई, अब उन्होंने कह दिया दांत साफ करें, उनके कहने पे नहीं करें, हमारे कहने पे करें, उठ जाए, अपने दांत ब्रश करें, अपना फेस और हाइजीन का ख्याल ओवरऑल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच के साथ दिन का आगाज करें, बहुत अच्छा रहेगा। आज हम भी बड़े जबरदस्त मेहमान लेकर आ रहे हैं, बड़ी डाइवर्सिटी आज हमारे शो में भी है जी। आज हम बात करेंगे गाइडेंस की भी, क्योंकि देखें जिस तरह से हमने आपको बताया कि आपको ये करना चाहिए, तो उसी लिहाज से जाहिर है गाइड करने वाले जिंदगी में कुछ अच्छे लोग, कुछ एक्सपर्ट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज एक लाइफ कोच भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें बताएंगे कि गाइडेंस, मेंटोरशिप आपकी जिंदगी में कितना अहम रोल अदा कर सकती है, चाहे वो बच्चे हो या चाहे वो बड़े। Anyone could be a mentor, ना? Exactly. Sometimes आपको बच्चा सिखा रहा होता है, उस्ताद सिखा रहा होता है। बच्चा सिखा रहा था, आज एक बच्चे को भी हमने बुलाया जो कि हमें बड़ा कुछ सिखा के जाएगा। शुएब, आपको बहुत कुछ सिखाएगा और सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी सिखाएगा कि आप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें, उनको इस तरह सिखाएं, इतना ट्रेन करें, स्मार्ट बनाएं, इंटेलिजेंट बनाएं। क्योंकि बच्चे का ब्रेन तो है, लेकिन उस ब्रेन को पॉलिश कैसे करना है आपने, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसा एक बच्चा हमारे साथ मौजूद होगा, हम करेंगे सवाल, बल्कि करेंगे बहुत टफ सवाल, वो ऐसे फट जवाब देगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। और उस बच्चे के अलावा जो कि और भी कुछ मेहमान साथ मौजूद होंगे, तो एक ऐसी खातून होंगी जो कि पहाड़ों में ही लगता है रहती हैं। उनकी कोशिश होती है कि सबमिट करें। अच्छा, एक तो होता है ना सबमिट करना, एक होता है जल्दी सबमिट करना, न जाने किस चीज की जल्दी है। 10 घंटे में उन्होंने एक क्या था वो जी, लाल बुत्ती उसको बोलते हैं जी, उन्होंने वो सर की है कश्मीर में एक पीक है, और बड़ा मुश्किल उनके लिए था, बट लेट्स सी कि अब हम बताएंगे जी कितने घंटों में उन्होंने ये किया, उन्होंने कैसे किया, स्टीरियोटाइप्स और खवातीन के लिए किस तरह ब्रेक करें। एट द सेम टाइम जहां पर हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे होते हैं जी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है इस मुल्क के, कैसे नहीं है जी, सोशल मीडिया के होते हुए आपके पास अपॉर्चुनिटीज ना हो, तो एक ऐसी खातून से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनको खाने पीने का बड़ा शौक था, है बल्कि लोगों को दिखाती भी है कि मुझे कितना शौक है खाने पीने का, बल्कि बताती हैं कि अच्छा ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है, इस जगह का खाना अच्छा है, इस जगह का खाना अच्छा नहीं है। और सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात वो नहीं करती, फ्रॉम कराची टू पेशावर वो आपको बताएंगे कि कहाँ का खाना बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। तो आज इतने सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और आपने भी हमारे साथ मौजूद रहना है, ठीक है जी। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इन तमाम मेहमानों से करवाएंगे आपकी मुलाकात। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। ये आपके हाथ में क्या है? ये मैं बताने वाली थी कि ये जो मेरे हाथ में है ये एक पर्चा है। इतना बड़ा, हाँ। इतना हैवी हाँ, आपने पर्चा। कहा पढ़ाई से आप इतने दूर हो चुके हैं तो आपको जरा दोबारा पढ़ाया जाए, आपको बताया जाए कि ये इसे कहते हैं रजिस्टर, ठीक है? अच्छा। और इसको जब आपने अच्छा ओपन रजिस्टर किया करते है ये? हैं, इसको जब ओपन करते हैं तो इसके अंदर होते हैं सवाल। बहुत सारी Information। काम की इंफॉर्मेशन। आपके हाथ में क्या कर रहे हैं फिर ये? आपका क्या ताल्लुक इससे? मैं, आपको लगता है कि ये मतलब मेरा हो सकता नहीं, है? impossible। मेरा पढ़ाई से Matching- दूर दूर सिर्फ तक कोई matching ताल्लुक है नहीं। आपसे। मैं यही बात कर रही हूँ, दूर दूर तक कोई मैचिंग था तो मैंने कहा मुझे मैं इस रजिस्टर को जरा रजिस्टर करवाती हूँ। अच्छा जी, ये रजिस्टर है मुहिबुर रहमान का, ठीक है? और इसके अंदर ऐसे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आपको भी नहीं आएंगे और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आई एम श्योर बहुत से हमारे व्यूअर्स को भी नहीं आएंगे। है ना? तो ये बेसिकली मेरे, सबीन और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि अभी हम सवाल करने हमें वाले पता है हैं। मेजॉरिटी ऐसे बैठ के हमें नहीं जज करें, हम मैंने भी इसलिए आपको कहा जज है करें। फॉर सो मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स कि आप ये सोचेंगे कि अगर 7 साल का बच्चा है, यानी मुहिबुर रहमान 7 साल के हैं, ग्रेड 2 में हैं, बट सुपर इंटेलिजेंट, सुपर किड माशाल्लाह, और ज़ाहिर इनके पीछे इनके पेरेंट्स की बहुत मेहनत है, उन्होंने बहुत इन पर काम किया जिसकी वजह से बहुत इंटेलिजेंटली चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। आप इनसे क्रिकेट टीम के प्लेयर्स पूछ लें, नॉट जस्ट पाकिस्तान, किसी भी टीम किसी भी के, टीम के आप पूछ किसी भी टीम के पूछ रहे, इतने मुश्किल मुश्किल नाम मुझे तो पूरे पाकिस्तानी टीम के भी नहीं याद होते ऑनेस्टली, वो सारे रट्टे में। सब याद है इनको। अच्छा, इसके अलावा सबीन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, हाँ। बहुत सारे एब्रीविएशन जो कि इनको याद है, जिनके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि उसका भी एब्रीविएशन भी होता है। एट द सेम टाइम आप इन्हें फ्लैग दिखाएं या आप बताएंगे कि वो किस मुल्क का झंडा है, कैपिटल भी इनको याद है, बहुत से इन्फॉर्मेशन। सुपर टैलेंटेड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इम्तिहान ले लेंगे, उन्हें वेलकम करें पहले वेलकम करते हैं, फिर इम्तिहान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप मुहिब? आप कैसे? वालेकुम अस्सलाम। उनका अंदाज देखें, वो कॉन्फिडेंस उन्होंने देखें पूछा आपसे माशाल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुहिब, नाश्ते में क्या खाया आज? क्या अभी नाश्ता वाश्ता कोई नहीं? नहीं किया। अभी नहीं किया? अच्छा, बहुत अर्ली है ना, बच्चे नहीं सुबह सुबह इतना खा रहे। अदरवाइज भी नहीं खा रहे होते? मतलब फिर भी थोड़ा बहुत खा रहे होते हैं, लेकिन इतना अर्ली, जैसे मेरे जैसे बच्चे भी नहीं खा रहे होते ना। ओके, एक ही फाइन। बात है, कम इतना फर्क इतना भी नहीं है, फर्क अब आप नहीं है इतना भी इसका, ना कहें। मतलब 25-30 तक का फर्क नहीं होता। अच्छा मुहिब, तो वैसे रूटीन क्या होती है? रूटीन रूटीन हाँ, क्या होती है? क्या सब स्कूल करते के अलावा क्या रूटीन होती है आपकी? स्कूल से आके कपड़े चेंज करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर स्कूल का काम करते हैं, फिर पारा पढ़ते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह। फिर थोड़ा सा टाइम होता है तो थोड़ा सा कुरान भी पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह। खेलते किस वक्त हैं? खेलते थोड़ा सा ही, नहीं थोड़ा खेलते? सा, हाँ, ज्यादा खेला करें मुहिब। आधा घंटा खेल। आधा घंटा खेलते हैं। वैसे बहुत है एक दिन में, लेकिन 1 घंटा बीच में खेल कर निकाला करें, है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं खेलूंगा इतना ज्यादा तो फिर मुझे ये कैसे आएंगी ये चीजें रजिस्टर सारी? किसने बनाया है? ये मामा। मामा ने बनाया? नहीं, मामा आपकी टीचर बन गई। ये मामा याद कराती हैं आपको? हाँ जी। तो आपने बड़ा इम्प्रेस किया होगा अपने साथ स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, हर तरफ आपकी वाह वाह पूरे खानदान में कि मुहिब जैसा बच्चा कोई नहीं है। हाँ जी। ऐसा ही है? ओ बदमाशी कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। आई मीन फॉर श्योर ऐसा ही होगा। अभी देखिए, हमें तो हमारी मुहिब से पहले मुलाकात हुई भी है और हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी उस टाइम पे, बट अब जब माशाल्लाह हमारे सामने बैठे और मजीद तैयारी के साथ बैठे हुए कि मजीद उनके पास इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे ख्याल है अब आपको भी जरा हम ये बताते हैं कि मुहिब कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। पाकिस्तान के सुपर टैलेंटेड मुहिब से आज हम इम्तिहान लेंगे ताकि हाँ। आपको समझ आए कि जी मुहिब ने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है दिस एज,
کہ 7 سال کی عمر میں آپ ان سے جو سوال کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ کیسے ممکن ہے, اور جب محب کر سکتے تو ہمارے بچوں کی ٹریننگ اس طریقے سے کیوں نہیں کر رہے. تو سوال جب میں چھوٹی تھی نا تو میں ٹیچر کھیلا کرتی تھی, مجھے آج پھر آپ کو موقع ملا ہے, مجھے نا سوال کرنے کا بڑا شوق 30 سال بعد آج پھر بڑی موقع ہوئی ملا تو آپ کو. بس میں اینکر بن گئی, تو اس کے بعد میں نے کہا اب چلے خیر ہے کوئی اور ٹیچر بن جائے, تو آج مجھے ٹیچر بننے کا موقع ملا, تو آج Miss, محب سے please سوال start کروں, ٹھیک کریں. ہے. اتنی اسٹرکٹ نہیں ہوں, نہ آیا کچھ کہوں گی نہیں, لیکن بس جواب دے سوچ آپ کی, آپ خود پریشان ہو جائیں گے, اس کو سارا آتا ہے. اچھا چلیں, سب سے پہلے وہ جو ہم کرکٹ ٹیمز کی بات کریں تو ان کے پلیئرز کے نیمز کی بات کرتے ہیں, اس سے شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو پاکستان کے تو پرابلی وہ اتنے ٹیلنٹڈ ویسے ہی پتا ہوگا, ذرا سری لنکا کی ٹیم کے کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کے نام بتائیں ہمیں. Dilshan Muthusanka, Muthia Mulidharan, Lasit Malinga, Dimutkaran Ratne, Sadira Samarekrama, Charita Salanka, Kasim Rajitha, Angelo Matthews. واو, ایک منٹ رکے ذرا. سبین آپ دیکھے بغیر کوئی ایک نام جو آپ کو یاد رہ گیا اس میں سے, ملنگا, ایک نام سبین کو بھی یاد رہ گیا. اور مجھے پورانی یاد ہے تو میں یاد ہے ملنگا. ٹھیک ہے, سمجھ مجھے اتنا ہی آیا میرے بھائی, ساری ویسے مشکل نام ہے نا ان کے بھائی, ایسے اوپر سے میرے گزرا ہے ملنگا. لسن ملنگا, چلو یاد ہو گیا. چلیں. اچھا ویسے فیورٹ پلیئر کون سا آپ کا اور کس ٹیم سے؟ آسٹریلیا کا گلین میکسویل. آرام آیا ہے. ہاں, اور اچھا ٹھیک, آسٹریلیا کے سارے پلیئرز کے نام بتائیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کرکٹ سے. آسٹریلیا برائٹنی, شون ٹیٹ, ایڈم گلکرسٹ, ڈیوڈ وارنر, ٹریوس ہیڈ, پیٹ کمنس, گلین میکسویل. بہت ہے ویسے, یہ بھی بہت زیادہ ہے آنیسٹلی, مجھے تو ایک کا نام بھی نہیں. کرکٹ کا بہت شوق ہے آپ کو. بہت سارے. اگلا امتحان کس چیز کا ہے سبین؟ بہت آگے نہیں نکل گئی آپ ویسے. اچھا غلط نکل گیا. نہیں یہ تو سارے کرکٹ کے تھے نا, ہم ذرا آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کیا آتا ہے. ایک سوال میں کر لوں, ہم اکثر ملین ٹریلین کی بات تو کرتے ہیں, یہ ڈسیلین میں کتنے زیروز ہوتے ہیں؟ گلین واٹ آپ بتائیں. 33. ایک منٹ, ڈسیلین میں نہیں دیکھ کے نہیں بتانا, 33 زیروز دیکھ ہوتے کے ہیں, نہیں بتانا تھا. 33 پورے 33 زیروز ہوتے ہیں. ہاں اب Is she بتائیں. right? ہاں رائٹ. اچھا بلین میں کتنے زیروز ہوتے ہیں؟ بلین میں 9. ٹھیک ہے. سینٹیلین میں کتنے زیروز ہوتے ہیں؟ 44 زیروز. کتنے؟ میری بات سنیں, یہ سینٹیلین کے بعد بھی کوئی بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. یہ آخری بھائی ہیں ہمارے. سینٹیلین ہمارے آخری بھائی تھے جی, اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا. اس کے بعد اتنی ساری چیزیں, ٹیچر کو سوال بھی نہیں آ رہا, ٹیچر جواب تو چلیں. ٹیچر نے چیٹنگ کی ہے تھوڑی سی بس آگے بڑھے. چیٹنگ کرنے کی کوشش کوشش کی. سے 1 منٹ میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ بہت مشکل سوال پوچھا. 60. 1 منٹ ابھی مشکل کی طرف میں بڑھ رہی ہوں. 1 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. 1 سیکنڈ. 1 دن میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1440. اچھا جی, 1 دن میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 86,400. اچھا جی, اب آسان پوچھنا ہے, 1 ہفتے میں مشکل. کتنے دن ہوتے ہیں؟ مس آپ چھوڑے, 1 ہفتے میں مس چھوڑے. ایک مہینے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 1 مہینے میں سیکنڈز 2,59,02,000. یہ ہوتا ہے سوال اور یہ ہوتا ہے جواب. 1 سال میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 31,53,06,000. میرا خیال ہے میں ٹیچر نہیں بن سکتی. اوور ٹو یو. نہیں آپ ٹیچر اچھی بنے, لیکن آپ میں بچے سے بچوں پر مشکل رحم کر, سوال مجھے کریں. لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آسان You آسان have سوال to بھی. show his talent to everybody کہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں وہ, مشکل سوال کریں آپ ان سے. ماشاء اللہ, یہ تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے. اچھا ویسے سبین آپ کا سٹار نہیں مجھے اس لیے میں رجسٹر آپ کو نہیں دے رہی. سٹار پوچھا آپ اچھا سے, سٹار, مجھے لگا سوال پہلے سے آپ پہلے بتائیں پھر میں اس سے. سٹار پوچھا آپ سے. ٹورس کے بارے میں بتائیں کیا خوبیاں ہوتی ہیں ٹورس کی؟ ٹورس کی اسٹبن. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آگے بڑھیں. ڈاؤن ٹو ارتھ. یہ اکٹھے باتیں کیسے ہو گئی؟ چلیں ہو گئی, آگے. اسٹبن, ڈاؤن ٹو ارتھ, گڈ ٹیسٹ. سی ٹولڈ یو. اسٹبرن ہے, وہ مان گئی ہیں, وہ بات اسٹبن یہیں تو پہ رک دیکھیں, جاتی آپ ہے. غلط بات برداشت نہیں کر رہے ہوتے تو یہ اسٹبن کی نہیں, وہ چیز ٹھیک ہی ہو رہی ہے ان اے گڈ وے. یہ ایسا نہیں کہا تھا ویسے, یہ آپ نے ایڈ کیا. وہ تو چلے میں نے الیبوریٹ. اچھا سبین سے ایک اور سوال ہے میرا. ارے میرے سے نہیں ہے, ان سے سوال ہے, میرے سے کیوں ہے؟ پنک پلس اسکائی بلو کیا مجھے نہیں پتا. پنک پلس بتائیں جی, پنک پلس اسکائی بلو کیا بنتا ہے کلر؟ لیونڈر. گڈ ون. Very nice. لیونڈر از ون آف مائی فیوریٹ فلاور ایز ویل جی, بڑے مزے کی اس کی فریگرنس ہوتی ہے. اچھا تو آگے بڑھتے بڑھتے ہم آپ سے پوچھتے ہیں, بلکہ ناظرین آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ کو پتا ہے گوگل کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ شور آپ کو نہیں پتا ہوگا, مے بی آپ گوگل کر رہے ہوں گے کہ گوگل, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایبریویشن میں کیا شو ہے. پہ گئی تھی, انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ گوگل کی ایبریویشن کیا ہے, مجھے وہاں پہ نہیں آئی تھی.
اور پھر اس کے بعد بھی میں اتنی سست ہوں میں نے دوبارہ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی گوگل کی ایبریویشن ہوتی کیا ہے. He'll tell you, na? بتائیے. Please. Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Good one. اچھا وہ جو سبین ایک اپلیکیشن یوز کرتے ہیں انسٹاگرام, لیکن کو پتا نہیں کہ کس چیز کا نام ہے انسٹاگرام. یہ سمجھتے بس انسٹاگرام ایک ایپ تو کا نام ہے. انسٹاگرام تو خود ہی ایک نام ہے نا, کیا بتائیں جی. Instant Camera and Telegram. مطلب we didn't know honestly. This is something very new. بک, ہاں بک کا بتائیں گے. Bio-Optical Organized Knowledge. تسلی ہو رہی ہے. ونڈوز. مجھے بھی میرا خیال ہے Wide Interactive Network Development for Officer Work Solution. کیا بات ہے جی. کلاؤڈز. Calm layers of unending dream-like skies. ہم کہاں جائیں میرا خیال ہے اس وقت. ابھی تو ادھر سوال پوچھتے سوال ہی ہیں بعد پوچھیں. سوچیں گے واپس نرسری میں اچھا یوں کرتے ہیں ایڈمیشن. کہ ہم اکثر کرتے ہیں نا 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 8 16. میتھس میں بھی اچھے ہیں, میتھس میں بھی اچھے ہیں, تو 2 تو آسان تھا. کیلکولیشن کر لیتے ہیں. بہت اچھا جیسے مشکل کا آسان مشکل three کا ترین نا پوچھ لوں. 3 کا پوچھیں. 2 Three. کا تو 3 3 + 3 6 6 + 6 12. آگے کنٹینیو کریں ذرا. 3 6 12 24 47 96 192 384 768 1536 3072 6144 24506 بیچ میں مس کیا 12228 کوئی بات نہیں. 24576 49152 98304 1966608 3933216 7866432. بس 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 زیادہ نہیں زیادہ نہیں. اوئے ہوئے ہوئے سانس لے لے, شور اس سے آگے بھی ان کو آتا ہے, بٹ نہیں میں اس سے آگے نہیں پوچھوں گا. ان سے یہ بہت زیادہ ہو میرے جائے بھائی. گا. یہ میرا خیال ہے اسکول میں تو کسی کو آگے نکلنے دیتے ہی نہیں ہوں گے, ایسے ہی ٹیچر ایک بات بتا کے جاتے ہوں گے اور آپ تو اس کو فوراً پک کر لیتے ہوں گے, اور اس کے بعد ایگزام میں بھی فرسٹ پوزیشن ایسے ہی ہے, آتی ہے. فرسٹ ماشاءاللہ پوزیشن آتی ہے. ماشاءاللہ اور میرا خیال ماشاءاللہ ہے جی. اچھا جو لائک ترین بچے ہوتے ہیں نا شعیب, ان کے فرینڈ سے زیادہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے لوگ نا, باقی میں تو خود کوشش کروں میں سے دوستی کر لوں. کہ لیک سے لیک پڑھاؤں ذرا ان سے, کچھ میں بھی سیکھوں ان تھوڑی سے. سی اپنی بھی شان بان, خود تو پڑھنا نہیں ہے لیکن چلے اپنی بھی تھوڑی بہت عمر گزر گئی ہے ویسے, لیکن پڑھائی کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہوتی. پڑھائی کے لیے کیا ہے, آپ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. 17.5 سال کی عمر میں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 17 سال, اللہ. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور سوال کرتے ہیں, چونکہ اس رجسٹر میں تو بہت سی انفارمیشن ہے جو کہ اس بچے کو یاد ہے. آئی ایم شیور اس سے زیادہ اس کو آتی ہوگی, لیکن میں اس میں سے کچھ فلٹر کر کے ان کے سامنے رکھ رہا ہوں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ اٹ. اچھا شارٹ ورڈز پوچھ لوں تھوڑے سے, ان سے پوچھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم ونس کا شارٹ ٹرم کیا ہے, لائک تھینک یو میں تو TY ہم لکھ دیتے ہیں, السلام علیکم میں جیسے AOI لکھ دیتے ہیں. ہاں تو ونس کی شارٹ فارم کیا ہوتی ہے؟ مشکل پوچھا نا میں نے. سلیبس کی پوچھ رہے نہیں پوچھا آؤٹ آف سلیبس. آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے. کیا ہوتا ہے بتائیں نا ہم سب. 1 ہی از رائٹ. آئی نہیں 1 C. گڈ. 1 C. آپ ایزی لے رہی تھی, ہم نے ٹائم دیا اس کو, اس نے کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا, اس نے کر دیا. واقعی دیٹس نائس. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی, کافی انفارمیشن ہے. کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں کتنے فروٹس ہیں؟ آئی مین میں اور سبین اگر ہم سے آپ پوچھیں گے, ہم شاید 15 میں زیادہ کہہ رہا ہوں. نام بھی ہمیں کوئی 12-13 کے آتے اس سے اوپر ہمیں نہیں آئیں گے. اس سے اوپر ہمیں نہیں نام آ رہے ہوتے. تو ٹوٹل کتنے فروٹس ہیں وہ میں محب بتائیں گے. 758. نام یاد ہے سب کے ویسے؟ یہ ذرا مشکل ہے, لیکن 758 اچھا مجھے نام یاد ہے, بتائیں آپ کے پاس وقت اتنا ہے ابھی کہ 700. ویجیٹیبلز کتنی ہیں؟ سبزیاں کتنی ہیں؟ 1097. ہوئی کیا بات ہے, زبردست. کتنی شیپس ہیں دنیا میں؟ Infinite. ایبسولوٹلی رائٹ. کتنے رنگ ہیں؟ ایک تو بیسک رنگوں کی ہم بات کرتے ہیں, وہ 3 بیسک کلرز, بٹ ادروائز کتنے رنگ ہیں؟ 10 million. 10 ملین رنگ ہیں اس دنیا میں. اچھا اور ہمیں کیا کچھ کلرز کا صرف پتا ہوتا ہے نا, 12 ہی پرائمری پتا سیکنڈری, ہمیں بچپن سے سکھاتے تھے پرائمری سیکنڈری اور پتہ نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. سیکنڈری ہمیں تو اس لیے پتا جی وہ لے کر آتے تھے نا وہ ڈبہ, تو اس میں 12 رنگ ہی ہوتے تھے, تو 12 رنگ ہی پتہ ہے. اور کبھی وہ ایک کو دوسرے کلر میں مکس کر کے وہ بھی کبھی وہ موقع بنا نہیں ملا لیتے ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کتنی کرنسیز ہیں اس وقت اس دنیا میں؟ 180. 180 کرنسیز ان دا ورلڈ. دیکھیں جی اس نے کتنا کچھ یاد کر رکھا ہے. واہ جی واہ. آئس کریمز کتنی ہیں دنیا میں؟ Ice cream flavors 1000 plus. کتنی ٹرائی کی ہیں؟ کتنی ٹرائی کی ہیں؟ آئی مین 15 سے اوپر تو نہیں کی ہوں گی. 15 سے اوپر تو نہیں ہوں گے آپ نے. اس میرے خیال اتنے سوال آپ اگر پوچھنا چاہیں اسے تو اس کو تو سوال بہت زیادہ ہے, سوال لیکن ایک تو سوال اور کر لیتا ہوں. ہاں. ہاسپٹل کا مطلب ہاسپٹل اسٹینڈس فار واٹ؟ Home of sick people
including Yes. Hint देना. Treatment. treatment and lab. Good one. Nice. मैं आपका साथ दे रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा क्रेडिट मुझे जाएगा ना? नहीं जाएगा? Okay. School stands for what? Seeking chronicles holding outstanding Opportunities of learning. of learning. Nice. Newspaper. Newspaper. North, east, west, south, past and वही सब पता है उसको. सब पता है. Clapping for Mohib जी. Clapping. जबरदस्त. Very छा गए आप. अल्लाह आपको और Very तरक्की nice. दीजिए. At this young age आप इतना माशाल्लाह आपने माशाल्लाह. सीखा. और इसका क्रेडिट इनके पेरेंट्स को भी बहुत Absolutely. ज्यादा जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरफ लेकर जाना, उनकी तवज्जो रखना, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, ये पेरेंट्स की तरफ से होता है कि आप बच्चे का रुझान किस तरफ लेके. बिल्कुल ऐसे ही ये है. वही वाली बात जो आपने शोएब शुरू में की थी ना, कि अगर ये कर सकता है तो बाकी बच्चे क्यों नहीं कर सकते. आप दिमाग मेहनत तो करें सबके ना. पास है, आपने मेहनत करनी है, बच्चों को इस दिमाग को तरफ लेकर इस्तेमाल जाना है. करना है और पेरेंट्स ने वो माहौल क्रिएट करना है. That's मतलब क्या true. बनना चाहते हैं आप? में जो अल्लाह चाहे. अभी बहुत छोटा वो सोचने के लिए ना, है ना. मैं तो पूछ लूं क्या पता. कितना प्यारा जवाब दिया. बहुत इसने, है प्यारा. ना, जो अल्लाह लेकिन चाहे, जो काम अल्लाह आपसे लेना चाहे, लेना चाहे. अल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम लेगा जी आपसे. बहुत शुक्रिया मोहित. हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना. नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए राइजिंग पाकिस्तान के साथ. मजे मजे के काम हमारे एक्साइटिंग है खेले सारे. मजे मजे के काम हमारे एक्साइटिंग है खेले सारे. चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं. समझ सके हर चीज को हम बेहतर. खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर. खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर. वेलकम बैक जी. राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. शोएब, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपके घर में कितने लोग हैं जिनको कोई ना कोई डिजीज होगी. लेट्स सपोज कोई मोटापे का शिकार होगा, किसी को डायबिटीज होगी, या और एस्थमा, या इस तरह की और बीमारियां जो आई एम होती हैं. ग्लैड कि मोटापे को भी आपने बीमारी में काउंट किया. भाई मोटापा बीमारी है भाई. बॉडी शेमिंग अलग बात है. आप किसी को हंस के नहीं कह सकते हाँ 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 तुम्हारा पेट निकला हुआ है, लेकिन हाँ आप उसको सीरियसली कह सकते हैं भाई तुम्हारा पेट निकला हुआ है, इसके ऊपर काम करो. या कह सकते हैं आप बीमार हैं, आप चेकअप करा लें. There could be a reason behind True, that बिल्कुल. actually. सिर्फ ये तो नहीं कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो आप मोटे हो गए. समटाइम्स कोई और रीजन भी हो सकती है और उसकी वजह से भी बहुत सी बीमारियां होती हैं. True. अच्छा, बड़ा दुरुस्त आपने कहा सबिन कि हमारे हर घर में हम देखें तो कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है. नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्डरली पॉपुलेशन, जनरली भी हम देखते हैं कोई ना कोई शख्स बीमार होता है. किसी का कोई रूटीन चेकअप चल रहा होता है. एट द सेम टाइम अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो हमें यही नजर आता है कि कोई ना कोई है जो कि बीमार है और अस्पताल के चक्कर लगा रहा है. अच्छा, वो तो जा रहा है सो जा रहा है, उसके साथ एक अटेंडेंट भी जा रहा है. बाकी पाकिस्तान में तो पूरा खानदान साथ जाता है, लेकर भी जाता है अस्पताल, वापस लेकर पूरा खानदान आता है. तो पाकिस्तान में पैरालिक कल्चर है, लेकिन अस्पतालों में रश जो है ना, ये क्यों है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है. बहुत ही खराब लाइफस्टाइल है. रात को सोने की रूटीन अगर देखें, जागने की रूटीन देखें, और हम बड़ा प्राउडली बता रहे होते जी आई एम अ नाइट पर्सन. इस तरह की हम बड़ा मतलब बड़ा ऑनर चीजों में ले रहे होते हैं कि भाई हम तो भाई नाइट पर्सन और ये और वो. अच्छा, डाइट के पर्सपेक्टिव से जी हम मिडनाइट स्नैकिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें. एनी हाउ, ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं कि उस टाइम पर आपको पता नहीं चल रहा होता, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि ये सारी चीजें जो आपकी एक रूटीन थी उसकी वजह से आपको ये फलानी बीमारी होगी. और जब अक्सर तो डायबिटीज के बारे में शोएब ये अक्सर होता है कि डॉक्टर कहते हैं तो इतनी पुरानी हो रही है ना, हमें
تو पता ही नहीं था, वो पता आपको होता है लेकिन जाहिर है जब उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है उसके बाद। तब लग आज पता हम जाता बात है। करेंगे कि किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी रूटीन अच्छी रख सकते हैं, सो दैट आप बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। या लेट्स सपोज आपको कोई बीमारी खुदा न खास्ता हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसको आप किस तरह से केटर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फेवरेट डॉक्टर हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये हम क्या गलती करें एज अ पाकिस्तानी, हम क्या गलती करें एज अ डॉक्टर? आप क्या देखती हैं कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत? So Sabine has literally hit the nail on it. Our lifestyle and our habits are completely messed up. You're absolutely right. हम टाइम पे सोते नहीं हैं. Sleep is the single most important thing to heal our skin, our muscles, our joints. तो आपकी बॉडी का सारा रिपेयर प्रोसेस उस 6 से 8 घंटे में होता है। अब ये नहीं हो सकता कि आप कैटनैप्स लें या आप दिन के टाइम पे सोएं, या क्योंकि आपकी पूरी बॉडी की एक रिदम है एंड दैट रिदम डिमांड्स कि आप सर्टेन टाइम पे जाके सोएं। तो स्लीप मैं तो हमेशा स्ट्रेस करती हूँ अपने क्लिनिक में भी, और ये था कॉमन थीम होता है सभी यंगस्टर्स जो है ना 20s और 30s वाले बड़ी शो मार के बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम तो 2-3 बजे सोते हैं, हम तो 3 बजे तक on weeknights पे सीरीज देखते हैं। Exactly. And then some of them are working. So if you realize most of us have 2 jobs now. हमारी एक डे जॉब है जो हमारी नौकरी है, और हमारी एक शाम की जॉब है जिसमें हम सोशलाइज कर रहे हैं, घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं. So we're all completely under pressure of working non-stop. I think that's what's taking toll. ठीक। Eating habits are completely messed up. हमें बहुत अरसे के बाद पता चलता है कि जी हम बहुत गलत खा रहे हैं. खजूर तो हम अपने आप को समझते हैं कि हमें ताकत देती है. If you're having नहीं 2 देती। dates, आई एम श्योर देती होगी, लेकिन इफ यू हैविंग 2 dates इन योर डे, वो आपकी पूरे 24 घंटे की कार्ब्स और शुगर रिक्वायरमेंट है. तो अगर आपने 2 खजूरें खा ली एक दिन में, तो आपकी रोटी, आपकी चावल, आपका हर चीज कवर हो रहा है. हम तो ये कहते हैं तो चीनी नहीं खा रहे, तो हम इसके डेट्स खा रहे हैं, हम तो ब्राउन natural- शुगर ले रहे हैं, हम ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं, एंड देन आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि देखिए ये सारी चीजों में एडेड शुगर होती है. एडेड शुगर इज द एनिमी, जो कि आई थिंक अब हर जगह अवेयरनेस आ गई है हमारे अलावा. So, ये आपने अच्छा कहा, हमारे अलावा कि हर जगह अवेयरनेस है पर हमें नहीं समझ आ रही. अच्छा, खाने पीने में हम ये भी तो एहतियात नहीं कर रहे ना कि वो जो अब बात हो रही होती है कंप्लीट मील की बात हो रही होती है, पोर्शन Control, प्लेट बिल्कुल. का, पोर्शन कंट्रोल की एज वेल. हमारी प्लेट में क्या है वो डिफाइन कर रहा होता है कि हम क्या है. exactly. हम उस प्लेट पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे. You are what you eat, जो And अक्सर कहा nobody जाता है। is eating 1 plate. Everybody is having 2 or 3 plates in a day. 2 अगर or आप 3 सच plates सोचें. of mountains actually. Exactly. So how is this Get going to be healthy? कुछ तो माउंट एवरेस्ट। और एक लिटरली एक प्लेट शुड बी मुट्ठी. यू शुड हैव 3 मुट्ठीज ऑफ फूड. सो यू हैव अ मुट्ठी ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो वो आपका स्टार्च है या स्वीट पोटैटो है, इस तरह की चीजें. डॉक्टर साहब बिरयानी हो तो ऐसी बात ना करें। और एक मुट्ठी ऑफ प्रोटीन, बिरयानी भी तो कटी पहाड़ी की तरह हो. माउंटेन नहीं हो सकता, वो फ्लैट प्लेट होती है. और एक आपका शुड बी लाइक योर वेजीज. सो वेजिटेबल्स हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. हम फल खा लेंगे एक पूरा डोंगा भर के. जब हमारी हेल्दी ईटिंग होती है ना, सो वी स्टार्ट ईटिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट. यस, फ्रूट इज ऑल्सो गुड, बट डोंट फॉरगेट वेजिटेबल्स. आई वुड बी हैप्पियर इफ यू हैड अ प्लेट फुल ऑफ वेजिटेबल्स. अच्छा, फाइबर, प्रोटीन और ये सारा कार्ब्स आपको एक पूरा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि मैं तो इतनी सी बिरयानी, उसके साथ भी आप थोड़े से क्यूकम्बर्स ऐड कर लें, आप सैलेड थोड़ा बहुत ऐड कर लें, सो दैट आपको मिले जो आपको चाहिए. एंड रॉ फूड, सो लाइक योर रॉ वेजिटेबल्स, जैसे क्यूकम्बर आपने बोला, इसी तरह की जो भी फाइबर वाली चीजें हैं वो बेसिकली रॉ फॉर्म में बेस्ट होती हैं. तो आपकी बॉडी जो है उसको हेल्दी भी रखती है, फिर उसको अच्छी तरह क्लेंस भी करती है, एंड यू गेट रियली गुड स्किन एज वेल, व्हिच आई नो एवरीबॉडी लव्स. वो तो अच्छा, वो वैसे आपका गट डिफाइन करता है कि आपकी स्किन कैसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. Absolutely. अच्छा, उसके लिए कुछ लोग बड़ी डिटॉक्स के लिए, गट क्लेंजिंग Gut के cleanse लिए करते हैं. बेसिकली ड्रिंक्स बना रहे होते हैं. वो कोई ऐसा एक टोटका आप अगर बता दो घर में बैठे बैठे लोग जो हैं, टोटका इन द सेंस के कोई वो ड्रिंक्स होती है ना. I love it when people ask me सब्जियां, this. fruits. The thing is, look, you can't, it's not one size fits all. So जरूरी नहीं कि अगर आपको क्यूकम्बर वाटर सूट करता है या आपको कोई स्मूदी सूट करती है तो हर एक को करे. IBS वालों को अक्सर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की स्मूदीज जो है बहुत अपसेट करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गट को देखें कि आपको सूट क्या करता है. कैसे पता चलता है? So your habits. So I always tell people कि if you have something जो persistently आपको डायरिया होता है, keep a track of what you ate that day. So you have to realize कि there are certain things in your diet that are triggering it. लोगों को कुछ को बहुत शौक होता है, हमारे यहाँ दूध और डेयरी पे बहुत स्ट्रेस किया जाता है. हमें तो obsessed है कि दूध तो पिए बगैर तो कोई बड़ा नहीं हो सकता. लेकिन the fact is a lot of us are lactose intolerant. तो हम ये भी रियलाइज नहीं करते हैं. तो थोड़ा सा पैटर्न देखने की कोशिश करें. अनप्रोसेस्ड फूड खाएं अगर कुछ बहुत समझ नहीं जरूरी आती है. है. बस ये. और ये इस पे एक बात ऐड कीजिएगा डॉक्टर साहब, जब हम किसी भी शादी पे जाएं या दावत पे जाएं जहाँ पे बूफे लगा हुआ है, जिसमें सीख कबाब भी हैं, जिसमें बारबेक्यू भी है, जिसमें बिरयानी भी है सभी इनकी फेवरेट, अगर शेप के कोरमा दिल भी है. दिल की बात है. ओके, बट ऑलराइट. हाँ, लेकिन अच्छा, मैं चूंकि उसमें अगर मेरे पे आप कहेंगी तो मैं कहूंगा जी मैं सीख कबाब भी नहीं खाऊंगा, मैं शायद कोरमा भी नहीं खाऊंगा. आई हैव राइस, आई हैव सैलेड, और शायद मैं बारबेक्यू. Barbecue, तो क्या ये
Just go with the philosophy. Just yes, that's right. हाँ, कितना लूंगा इस पे बात नहीं हो रही ना, कसम से ये जहाँ जाता है ये सब खाता है किसी को वहाँ नहीं पे। खाता ना। एक अच्छा चले उसमें सीख कबाब को माइनस बहुत कर दे process मुझे वहाँ लगता है वो। की प्रोसेस के अलावा एक और चीज आप अगर नोटिस करें, ये ऑल यू कैन ईट बफेज कहाँ की पैदावार है? सो देर आर टू नेशंस, देर आर फ्यू नेशंस हु डू इट, बट देर आर टू प्रिडोमिनेंट जो मेरी नजर में आते हैं, क्योंकि मैंने वो दोनों देखे हुए, मैं उन पे कमेंट कर सकती हूँ। पाकिस्तान में हमारे यहाँ ऑल यू कैन ईट बफे, बफे के अलावा तो कोई खाना खाना नहीं माना जाता, क्योंकि हम डिसाइड ही करते हैं रेस्टोरेंट की बेस्ट एबिलिटी उस पे कि कितना खाना, कितनी variety क्वांटिटी कितनी है, वैरायटी कितनी है। एंड देन आई हैव नोटिस्ड इन अमेरिका एज वेल, दे आर बिग फूडीज, उनके पोर्शंस भी बहुत जायनॉर्मस होते हैं, साइज ऑफ फूड इज बिग एंड क्वांटिटी इज ऑल्सो बिग। अच्छा। If you realize a lot of healthy eating nations like Japan हो गया, China हो गया, so these people are eating very small portions. और फ्रूट्स पे बहुत ध्यान है। Yes, and very vegetables पे। balanced. कच्ची सब्जी, फल, and like raw fish. चलो raw fish हद तक आप ना ये जाएं, रॉ फिश पे तो हम नहीं जा सकते, ये हम नहीं लेकिन कर healthy सकते। proteins. हेल्दी प्रोटीन्स, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन कौन सी है? Eggs are my favorite, but egg की quantity कम होती है. Chicken breast is really good. Fish, prawns have higher content as compared to others. प्रॉन्स में कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है? Yes, and also prawns के some people might have shellfish allergy, and also they're expensive. So stick to what you can afford. Don't go for fat diets. तो वो आप 2 दिन करेंगे, 2 हफ्ते करेंगे, फिर आप तौबा कर लेंगे और और आप कभी नहीं सिंपल करेंगे। अगर खाना शुरू कर दें तो that दाल would be okay, I was मतलब going to say इसमें दाल. कोई- देखें Yes, ना I forgot protein दाल. है। Yeah. I love दाल सैलेड बना लें अगर आप पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जिंदगी में हमारी गाइडेंस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम अच्छी कहते हैं ना, guidance। हमें अच्छा ये मैं यही कहने लगी थी कि आप इसको डिफाइन किया। बहुत सारे लोग हैं जो आपको मशवरा देने के लिए आपके आसपास होते हैं कि जी आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और उस सूरत में आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और आप वही करते चले जाते हैं जो वो लोग कह रहे होते हैं। लेकिन ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस शख्स की अपने क्या एक्सपीरियंसेस, उसकी अपनी क्या प्रोफाइल है, और वो कितना एक्सपर्ट है कि वो आपको ही राय आपको दे कितना सकता है। समझ रहा है, आपके अकॉर्डिंगली राय दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो नॉर्मली सभी नहीं होता ना कि हम जो अपने लिए अच्छा समझ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि अच्छा बस दूसरे के लिए शायद यही ठीक होगा। समटाइम्स अगले के चैलेंजेस और होते हैं, स्ट्रेंथ और होती है, तो वो किसी और अंदाज से आगे बढ़ना चाहता है। आजकल ये बड़ा नॉर्मल मामला हो चुका है कि हम किसी को आगे बढ़ता देखते हैं ना किसी पोजीशन पे, हम कहते हैं अच्छा इफ ही कैन डू इट तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, जो मेरे लिए बड़ा आसान है, ये मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, चाहे बाहर गया हो, चाहे इसने किसी कंपनी में पोजीशन हासिल की हो, चाहे किसी और फील्ड में, किसी और डोमेन में। तो ये तो बड़ा गलत रवैया हो जाता है, अपने आप को पहचानते नहीं। हाँ, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम काउंट नहीं कर रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे में लाइफ कोचिंग बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे यहाँ इसका रुझान भी ऐसा को इतना ज्यादा नहीं है कि नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत कम है। लोग बहुत ज्यादा कंसल्ट कर रहे हो। अब हमने देखा है कि हाँ, पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपर्ट राय के लिए जरूर जाते हैं एक्सपर्ट्स के पास, सो दैट अपने बच्चों को टैकल, क्योंकि आजकल ऐसा जमाना हो चुका है कि टू वेरी ऑनेस्ट ये जो जनरेशन है इसको पेरेंट्स भी नहीं, कि जनरेशन गैप एकदम बहुत ज्यादा आ चुका है कि बच्चों को हम पेरेंट्स समझ बच्चे ही से नहीं कनेक्ट पा नहीं रहे, कर पा रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए बच्चों की लैंग्वेज समझ नहीं रहे होते हम, बच्चे जिस तरह कम्युनिकेट करें आपस में वो समझ नहीं रहे होते हैं, उनके अपने चैलेंजेस जो हम एड्रेस नहीं कर रहे होते, तो हम उन्हें गाइड भी उस तरीके से नहीं कर रहे होते। आप जरा 1901 वाली गाइडेंस तो लेकर नहीं चल सकते 2024 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चले आज जरा बात करें कि गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एट द सेम टाइम हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपके माइंड में भी हैं और जो हमारे माइंड में, उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हम अपनी जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमें ज्वाइन किया है लाइफ कोच डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब ने। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। डॉक्टर साहब आप पढ़ाते भी हैं और आप गाइड भी करते हैं, ज्यादा मजा किस काम में आपको आता है? ज्यादा मजा गाइड करने में आता है, गाइड करने में आता है, क्योंकि पढ़ाने के दौरान भी मेरी ये कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स के साथ अपनी क्लास में पहले 5-10 मिनट या आखिरी 5-10 मिनट जो है ना मेंटरिंग का एक सेशन हो, जिसके अंदर हम थोड़ी सी इसी तरह की डिस्कशन करें कि भाई उनके दिमागों में क्या चल रहा है, व्हाट्स ऑन देयर माइंड, व्हाट्स ऑन देयर डेस्कटॉप, क्योंकि डिस्कनेक्ट होके आप सिर्फ क्लासरूम के अंदर रहते हुए बाहर की चीजों से डिस्कनेक्ट होकर आप उनके साथ कनेक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकते। अच्छा, आई मस्ट से कि वो स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं जिनके साथ ऐसे उस्ताद होते हैं, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे भी कुछ उस्ताद जो कि वाकई इस तरह कोशिश करते थे कि अच्छा पढ़ाना तो है सब्जेक्ट को, लेकिन जरा जिंदगी के बारे में बात भी करनी है, रियल लाइफ चैलेंजेस पर बात भी करनी है, एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, मेरे जमाने की, अगर बहुत पुराने जमाने है लेकिन फिर भी जमाने की अगर बात करें, 2018 की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा कि आपने एग्जैक्ट बता दिया। हाँ, उस जमाने की अगर बात करें तो अक्सर जो है वो स्टूडेंट से कहना शुरू करते हैं, तो अच्छा टीचर हमें लेक्चर, एक तो वो एकेडमिक लेक्चर है, उसके बाद दूसरा जिंदगी का लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारी आज की जनरेशन इस चीज को समझे कि कोई बड़ा उनको गाइड करे।
میرے خیال میں یہ خواہش کرنا کہ ہمیں وہ سمجھیں یہ تھوڑا سا ناجائز ہے، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی ایفرٹ ڈال رہے ہیں، اور ہمیں ایفرٹ ڈالنے کے لیے ویل ہیو ٹو ہیو دس concept called empathy. We should be able to put ourselves in their shoes, in their skin, اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں. This is my biggest challenge. میں سارا وقت یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اب میرے بچوں کی ایج کے ہیں یا میرے بچے اب ان کی ایج کے ہو چکے ہیں، انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس، کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، ہاؤ ڈز دیئر مائنڈ ٹک. یہ سارے ایونٹس کو جو دنیا میں ہو رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، جو فیوچر کے حوالے سے انسیکیورٹیز ہیں، جاب کی، اکانومی کی، اور آپ کی سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزیں، ہاؤ ڈو دے اسیمولیٹ آل آف دیٹ. اور پھر وہ سب کچھ دیکھنے کے اندر، اپنے اندر ڈالنے کے، اسیمولیٹ کرنے کے بعد وہ دنیا کی کیا پکچر پینٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وٹ انفارمیشن، وٹ گائیڈنس ڈو دے نیڈ. تو میرے خیال میں یہ بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں ہمیشہ مزہ نہیں آتا. آپ کو ضرور کچھ گلے، کچھ شکوے سے ہوتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا، میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ why aren't you enthusiastic. مجھے ایک بہت بڑا گلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ کے اندر کچھ جوش ولولہ نظر نہیں آتا، کلاس روم کے اندر آپ بڑے ڈل سے اکثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور اس چیز کو چینج کرنے کے لیے اساتذہ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جب یہ آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے وہ ولولہ جوش نظر نہیں آتا، تو واٹس دا رسپانس I think they generally agree. میں کبھی کبھی پول بھی کراتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میں ان سے opinion لیتا ہوں. I think what we have concluded regarding this point is کہ دیکھیں زندگی نا، اس میں زندگی میں تن آسانی بہت آ گئی ہے، ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. تو ایک بندہ جو ہے اگر وہ اپنے موبائل کو کنزیوم کر رہا ہے تو اصل میں موبائل اس کو بھی کنزیوم کر رہا ہے. اور اگر آپ جو ہے نا جو سارا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی بڑا شارٹ فارمیٹ، 1 منٹ کی 30 سیکنڈ کی ریل اور یہ سارا کچھ، تو اس سے آپ کو کوئی ایجوکیشن بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ کو صرف جو ہے نا بس یہی ہے کہ آپ کو اس نے ہک کیا ہوا ہے. لاٹس اینڈ لاٹس آف انفارمیشن، بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کبھی ایک ہیپینس والی انفارمیشن ہے، کبھی ایک سیڈ والی ہے، کبھی آپ تو ایک مینٹل رولر کوسٹر پہ ہے تھرو آؤٹ. مینٹل اینڈ ایموشنل رولر کوسٹر بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے ہارمونز دے آر جسٹ پلئنگ ہیوک، اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری پرسنالٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کے جنرلی سوال کیا ہوتے ہیں آج کل جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا کنسرنڈ ہے اپنے پروفیشنل لائف کو سوچتے ہوئے، فیوچر کو سوچتے ہوئے، کیسے انہیں آگے بڑھنا ہے، کیسے نام بنانا ہے، کیسا پیسہ کمانا ہے. فرسٹ آف آل آئی وڈ سے اینڈ ٹرائی ٹو ہائی لائٹ کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جوان نسل سوال نہیں پوچھتی. سو سوال ہونا بھی نا ایک بہت بڑی نعمت ہے. وائی؟ بیکاز دیٹ شوز دیٹ یو آر اویئر and that shows that you know what you want, where you want to go. تو اصل ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان کو اس پہ لے آئیں کہ سوال پوچھنا شروع کریں، کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہمارا اپنا کچھ نا وہ کچھ ویژن سیٹنگ کریں، کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں آج سے 10 20 30 40 50 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. اینڈ دس ہیز بیکم مچ مور امپورٹنٹ بیکاز اتنی جلدی سے جنریشنل چینج آ رہا ہے. تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں ود ان اے ڈیکیڈ اور 2 decades پوری کی پوری ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہو جاتی ہے. ہم نے میں جس وقت انجینئرنگ کر رہا تھا تو اس وقت یہ تمام ٹیکنالوجیز، نہ اس وقت یوٹیوب تھا، نہ اس وقت فیس بک تھا، نہ اس وقت ایپس تھی، نہ اس وقت اسمارٹ فون تھا. آل آف دس واز ناٹ دیئر. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ جو جنریشن ہے اس وقت آج سے 10 سال پہلے AI نہیں تھا، مشین لرننگ، یہ چیزیں نہیں تھی. اب آپ آگے دیکھیں گے کہ یہ جو جنریشن ہے یہ جب جا کے جاب کرے گی اور آگے جب ریئل لائف پریکٹیکل لائف میں جائے گی تو جو ٹیکنالوجیز اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہوں گی یہ ان کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے. سو ایکچولی وٹ نیڈس، یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو سوال پوچھنا آ جائے. باقی ظاہری سی بات ہے کہ دیکھیں کنسرنز ہماری اس نئی جنریشن کے پاکستان کو لے کے، پاکستان کی اکانومی کو لے کے بہت زیادہ ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. وہ جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، سارے حالات دیکھتے ہیں تو یس وہ کافی پریشان لیکن ہوتے obviously ہیں. وہیں پر ان کو رکھنا اس طرح سے کہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کریں اور اپنے لیے ایونیوز تلاش کریں. اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، اکانومی بہتر کرنے کے لیے اور رول جب ہم پلے بات کریں. کرتے ہیں شعیب نا کہ اپرچونیٹیز ہمارے پاس نہیں ہے، بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، ہم شاید Explore نہیں ایفرٹ بھی کرتے. نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایفرٹ کریں. وہ جو آپ نے ویڈیوز والی بات کی نا ڈاکٹر صاحب، اس میں شاید یہ جو ہمارا اٹینشن سپین کم ہونے کی ہم بات کریں، شاید یہ اس وجہ سے کہ وہ 1 منٹ کی چیز دیکھنے کے ہم عادی ہو چکے ہیں. اور اب ہمیں کوئی ایک مووی دیکھنا، اب تو اپنے پہلے 3 گھنٹے کی مووی کیسے بیٹھ کے سب دیکھتے تھے. اب دیکھیں لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے سرچ کرتے ہیں اچھا مووی کتنی دیر کی ہے، وہ 1 گھنٹے کی ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ پرپز ہے یا چاہے وہ کوئی ایجوکیشنل پرپز کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو. سو یہ بھی فیکٹرز ہیں، بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. بلکہ اس سے پہلے بچپن میں بھی نا یہ جو ٹی وی اور کارٹون ایون دیکھا جاتا ہے
اس میں جس سپیڈ پہ وہ پکچرز چینج ہو رہی ہیں ایک بڑے ہی ننھے سے دماغ کے اوپر جتنی جلدی جلدی، ریئل لائف میں تو سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہوتا. تو جب وہ بچے دیکھتے ہیں تو ان کو ان کی ایکسپیکٹیشن کے سارا کچھ کتنی جلدی ہونا چاہیے. نہیں جب میں کچھ سمجھتے ہیں ریالٹی بھی ایسی ہے. ہاں میں مانگوں گا مجھے چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ بے صبری آ رہی ہے. ٹی وی سے مجھے ذہن میں آیا کہ دیکھیں ہم جس وقت بڑے ہو رہے تھے ہمارے پیرنٹس کے لیے ٹی وی واز دا بگیسٹ چیلنج کہ ہمیں اس سے کیسے دور رکھنا ہے. اگر اب آپ سوچیں اس وقت تو ٹی وی کو پیرنٹس، میرے جیسے پیرنٹس، ایک نعمت کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو پش کرتے ہیں پلیز واچ ٹی وی. کہ آپ سارے کلیکٹیولی بیٹھ کے ایک ہی کانٹینٹ ہوگا، آپ نے اپنے اپنے انڈیویجول ہیڈ فونز ایئر فونز نہیں لگائے ہوں گے، خود سے آپ کنزیوم نہیں کر رہے ہوں گے. آپ کو ہم تو ہمارے لیے تو ایک نعمت بن گئی ہے. تو اتنی تیزی سے اس زمانے کی جب بات کر رہے ہیں آنیسٹلی یہی ہوتا تھا کہ ایک ایک ٹی وی ہوتا تھا. کوئی مطلب ہر روم میں تو ایک گھر میں ایک ٹی وی ہو تو وہ بڑی بات ہوتی تھی. تو اس ٹائم پہ جو ٹی وی تھا وہ بھی آپ کو کنیکٹ کرتا تھا ایز اے فیملی، کہ آپ سب بیٹھتے تھے، آپ کو موقع ملتا تھا آپ ایک جگہ بیٹھ رہے. اب تو وہی ہیڈ فونس والا جو آپ نے بتا دیا معاملہ. بالکل ایسے we have to somehow sensitize our new generation towards these things, which is a Herculean task, I must say. مشکل ہے لیکن ظاہر ہے ناممکن نہیں ہے، کرنا ہم سب نے ہے. اور ڈاکٹر صاحب پیرنٹس کتنا آتے ہیں اب آپ کے پاس؟ کیونکہ پہلے کی بات کی جائے تو شاید اتنے چیلنجز بھی نہیں تھے اور شاید اتنا رجحان بھی نہیں، اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے بھی گیپ بھی کم لگتا ہے نا، بڑا کم گیپ ہوتا تھا. خود ڈیل کر لیتے تھے یا پتہ نہیں اس معاملے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں تھے کہ پیرنٹس کے ساتھ اس لیول پہ بھی کنیکٹ کرنا ہے. میرے خیال میں جو بڑا فرق آیا، پیرنٹس بہت زیادہ آتے ہیں اس وقت، واقعی دس از سم تھنگ ہیوج. لیکن جو بڑا فرق آیا نا، اس کو اگر میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو دیکھیں ہمارے زمانے میں پیرنٹس نے ہمیں ایک تالاب کے اندر پھینک دیا اور کہا کہ یہ دنیا ہے، اب آپ جو ہے نا تیرنا خود ہی سیکھ لیں. لیکن اس تالاب کے کچھ کریکٹرسٹکس تھے. ہمارے ایز ٹاڈلرز بھی اس میں پاؤں زمین پہ لگ رہے تھے. ہمارے لیے ایسا نہیں تھا کہ جی ہم اس کے اندر ڈوب جائیں گے. پانی بھی شفاف تھا، پیرنٹس کو نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ ٹاکسیسٹی نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی غبار گند نہیں ہے. اور ساتھ میں اٹ واز اوپیک، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ جو ہاتھ پیر مار رہا ہے یہ تیرنے والے ہیں یا یہ ڈوبنے والے ہیں. اور آخری چیز ان کو یہ بھی فکر نہیں تھی کہ یہ جو لوگ اس کے ساتھ تیر رہے ہیں کہ یہ ہی اس کو شاید ڈبانے کی کوشش کریں یا کچھ کریں. جب میں کہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو اسی طریقے سے پانی میں پھینک دیں تو یہ پانی اب ایک تالاب نہیں ہے بلکہ یہ ایک اوشین ہے. کیوں؟ بیکاز اٹ از کنیکٹڈ ورلڈ وائڈ. آپ کا بچہ ایک چھوٹا سا موبائل فون لے کے وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، کیا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے، دوسری سائڈ پہ کوئی پریڈیٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ یو ڈونٹ نو دیٹ. اسی طریقے سے جو آئیڈیاز پھیل چکے ہیں اس وقت فکری طور پہ، وہ ٹاکسیسٹی ہے جو پانی کے اندر ہے. پھر آپ کو ٹائم نہیں ہے پیرنٹس کے پاس، جس کی وجہ سے ایک ڈسکنیکٹ ہے. تو ان کو نظر بھی نہیں آ رہا کہ یار یہ بچہ جو ہے نا ڈوبنے والا تو نہیں ہے. انفارچونیٹلی بچوں کو جب پتہ چلتا ہے، پیرنٹس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اٹس دیر ہو چکی ہے، ٹو لیٹ ایگزیکٹلی. تب جا کے، کیونکہ وہ کنیکشن نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں ہے، ہر کوئی اپنی ایک خاص قسم کی زندگی میں بزی ہے. اور پھر لاسٹ چیز یہ کہ دیکھیں پہلے جو لوگ آپ کے ساتھ تیر رہے تھے نا، بچے کے ساتھ تیر رہے تھے، آپ کو ان سے یہ یقین تھا کہ اف دیر از سم تھنگ رانگ دے وڈ انفارم می. کیا اب یہ ممکن ہے؟ کیا اب آپ کا سگا بھائی، بچے کا سگا ماموں چاچو آپ کو آ کے بتائے، آپ تحمل سے سنیں گے؟ آپ اسے کہیں گے تمہارا کیا کام ہے، تم نے اگر اس کو دیکھ لیا ہے. انٹالرنس ہے نا بس یہ چیز، یہ وہ ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے پیرنٹنگ جو ہے بہت زیادہ چیلنجنگ ہو گئی ہے. ایبسولوٹ رائٹ. پہلے چاچو ماموں دادا دادی سب رشتے بڑے پیارے رشتے، دے یوزڈ ٹو بی اے گائیڈ. اب آپ نے ان کو ان سے الگ کر دیا، سم ہاؤ تھوڑا دور کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ ہی صرف انٹرفیئرنس نہ ہو. یہ ہم انٹرفیئرنس، دیٹس دی ورڈ ایگزیکٹلی. اصل میں لائف کوچ کی ضرورت ہونا یہ بڑے افسوس کی بات ہے. This should never have been a I was about to profession. ask کہ مطلب یہ تو کوچ والد صاحب کو ہونا چاہیے، والدہ کو ہونا چاہیے، اپنے گھر کے پیارے رشتوں کو ہونا چاہیے. Exactly. لیکن انہوں نے بھی کچھ کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کی اور کچھ جو ہے نا جس طریقے سے یہ ساری حالات بدل گئے. نہیں ویسے جو کیپیسٹی والی بات ہے یہ بہت ویلڈ ہے واقعی میں. آپ اگر آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو آج بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ اسکل لرننگ کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہم نے اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے. سارے جو پروفیشن سے obviously وہ ہمارے ریسپیکٹیبل ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے ایونیوز ہیں. اب بچوں کو بھی آپ بہت کچھ نیا سکھا رہے ہیں. جب کیپیسٹی بلڈ نہیں کی تو پیرنٹس بھی تو پھر انٹرفیئرنس نہیں برداشت کریں، وہ بھی تو پھر سائڈ لائن کرنا شروع کر دیں گے. بالکل ایسے ہی. اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تعلیم امپورٹنٹ ہے، ڈگری بہت امپورٹنٹ ہے، ایٹ دا سیم ٹائم کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا دھیان نہیں لگ رہا ہوتا، ان کا ایپٹیٹیوڈ بالکل چینج ہوتا ہے. اسپورٹس کی طرف ہو سکتا ہے، سبین نے باقی اسکل کی طرف ہو سکتا ہے. آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور بھی ہے. بچے جو کہ
मे बी उसने मैट्रिक किया होगा, इंटर किया होगा, उसके बाद उसकी ख्वाहिश होगी कि अच्छा बस ठीक है, मुझे अभी ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं हासिल करनी, हाँ मुझे स्किल सीखना है, मुझे काम का मजा आता है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फोन पे, और मैं कमा भी सकता हूँ इससे, और मैं इसके थ्रू आगे बढ़ सकता हूँ, नाम बना सकता हूँ. हमारे इसकी एक्सेप्टेंस अभी भी उस तरीके से नहीं है. क्यों नहीं है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल करने की इस लिहाज से जरूरत है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन ना वो बड़ा जरूरी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता. एग्जैक्टली. और फिर उसके बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स को जो है ना, दे हैव टू अप देयर गेम, कि वो इस बात को समझें कि जमाना बदल गया है, और डिग्रीज की इम्पोर्टेंस जो हमारे जमाने में थी शायद आज सर्टिफिकेशंस की उस लेवल की हो चुकी है. फिर इसी तरीके से जो फ्रीलांसिंग का एक पूरा डोमेन आया है, तो यस दैट्स ट्रू, एंड आई थिंक यहाँ पे पेरेंट्स को समझने की जरूरत है, इस चेंज को, इस ट्रेंड जो चेंज हो रहा है उसको देखने की जरूरत है. क्या समझ रहे हैं पेरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑफ कोर्स देयर इज अ लैग, हमेशा जो है ना एक लैग होता है, एंड अक्सर देखिए वी लर्न इट द डिफिकल्ट वे ना. मसला यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, नुकसान उठा के सीखना जानते हैं, और उसके बाद हमें पता होता है हो ये कर देते तो वो हो जाता. हम रिग्रेट में रहना, हमें बहुत हम आदी भी हो गए इस जैसे चीज पहले हम के. कहते थे ना कि वो जी दादा अबू की जमीन थी, उन्होंने उस वक्त बेची थी, तो जो भी मामला होते हैं ना, अच्छा वो जी उसमें नाम आ गया, बेच दिया, आज हम अमीर हो गए. हाय हाय शोएब, ये वो छोड़े, आप किसी सेक्टर में खड़े होते महंगे थे तो कहते हैं जी उस जमाने में पता नहीं 100 रुपए की ना बेचता जब अमीर होते. दादा आज हम भी अमीर होते, हमारे पास भी तो घर अगर होता. आगे चलेंगे और हम कहेंगे अजी हम उस वक्त बच्चे को सीखने देते ये स्किल, तो आज हमारा बच्चा कमा Exactly. लेता. अच्छा, अभी भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? हम अपने, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं ऑब्वियसली, सो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से भी देखें, हमारा जो करिकुलम है उसके पर्सपेक्टिव से अभी हम क्या वाकई फोकस कर पा रहे हैं? मजीद बेहतरी की क्या जरूरत है? देख, मजीद बेहतरी की मैं ऐसे कहूंगा कि देखिए शॉर्ट कमिंग्स तो हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम सब जानते हैं, वरना हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त ना होते, हमारी तरफ से भी कुछ कोताहियां हुई हैं एजुकेशन सेक्टर की, एकेडमिया की अगर मैं बात करूँ. मजीद बेहतरी की जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मिसिंग है वो है एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस. किसी तरीके से हमें इस पे फोकस करना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एक डायरेक्ट रब्त बन जाए इंडस्ट्री के साथ. अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में हूँ तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो है ना, आप समझे, हमारे बच्चों का रोज का आना जाना हो सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ, उनको पता हो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, एंड देन सिमिलरली दिस शुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द करिकुलम. दूसरी जो चीज़ है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम में रिफ्लेक्ट हो, इस पे काम हो भी रहा है, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन. डॉक्टर साहब थैंक यू, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके आपसे. किसी और डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे जरा करियर से मुताल्लिक बीचे, व्हाट डिफाइंस अ गुड करियर, क्योंकि हर किसी के लिए डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है. वो आप खुद डिफाइन कर रहे होते हैं, आपके एप्टीट्यूड डिफाइन कर रहा होता है, आपके डायनामिक्स डिफाइन कर रहे होते हैं. इसी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए. माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है. नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है. जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. और इससे पहले जो हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे कि हमारी यूथ कहती है अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज दी है हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज अगर आपका इंटरेस्ट हो किसी चीज में तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं. इतना मुश्किल नहीं होता. जिस तरह से सोशल मीडिया जब आपके पास है और आप ये कहें आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ये तो चलिए नाइंसाफी की बात है. आपने ढूंढनी अपॉर्चुनिटी और उसको फिर आपने बहुत अच्छे अंदाज से उसको लेकर आगे बढ़ना होता है. अच्छा सबीन, वैसे मुझे आप बताएं कि एज एन एंकर, एज ए होस्ट, तो जरा आप काम करें, अदरवाइज क्या इंटरेस्ट है आपका? मुश्किल सवाल पूछ लिया. बताएं. मेरा क्या इंटरेस्ट है? मुझे खाने पीने का शौक है. I मुझे knew नई it. नई चीजें ट्राई करने का. knew it. अच्छा, लोग अब कहते होंगे अच्छा देख के नहीं लगता, अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं, टेबल पे बैठे हुए भी आप लोग भी यही कह रहे होते हैं कि कहा जा रहा था सभी ये भी मंगा, जब मेन्यू आता है मेरे सामने कहती हूँ ये भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, ये भी मंगा लो. इतना खा लेती है. अब क्योंकि मैं ट्राई सब कुछ करती हूँ, मुझे नई चीजें ट्राई करने का शौक होता है, बट ये होता है कि खाना सारा होना चाहिए. अच्छा, वैसे किसी भी जगह जाते हुए सबीन, आपके माइंड में क्या आ रहा होता है? अच्छा मैं इस रेस्टोरेंट क्यों जाऊं, या मैं ये कुजीन क्यों ट्राई करूं? मैं सोशल मीडिया से देखती हूँ सबसे ज्यादा कि मैं कुछ, अब हमारे क्योंकि फूड ब्लॉगर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और किस तरह से वो रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, हम नई नई डिशेस का हमें बता रहे होते हैं. सो मेरा तो अब ये होता है कि बता दूं सीक्रेट?
मैं ना अब व्हाट्सएप में वो जो एक ऑप्शन है ना अपने आप को मैसेज करने वाला, मैं कोई वीडियो देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये खाना मैंने देख लिया, नई चीज है, कहीं मुझसे मिस ना हो जाए, मैं उस पे शेयर पे क्लिक करके अपने आप को वो सेंड कर देती हूँ, ताकि मैं बाद में जब उसको देखूँ तो मैं उस जगह पर स्पेशली जाऊँ और वहाँ की चीज जो है वो मैं ट्राई करूँ। तो हमारे जो फूड ब्लॉगर्स हैं उन्होंने शोएब बहुत जिंदगी हमारी आसान कर दी है कि like we get to know so many things. लेकिन इसमें और भी है सबीन, इसमें यानी मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि अच्छा जी वो आप अच्छा काम नहीं कर, आप अच्छा काम कर, लेकिन इसी फूड ब्लॉगिंग में हम ये देखते हैं कि कुछ शेफ्स होते हैं वो फूड ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, शेफ भी हैं और इनके पास फूड सेफ्टी में हाई फील्ड लेवल 2 इन्होंने अवार्ड भी अपने नाम किया है। तो ये खाने को ना बहुत अच्छी तरह समझती है, बल्कि मैं कहूंगा कि खाने का पोस्टमार्टम कर देती है। हमारी तरह खाने को बहुत सीरियस लेती है, इसलिए बड़ी बहुत खुशी ज्यादा सीरियस लेती है खाने को। आपको तसल्ली से बताएंगे अच्छा ये खाना कितना अच्छा है, आपको अगर यहाँ पर ट्राई करना तो क्या चीज ट्राई करनी है। आज हमारे साथ फूड ब्लॉगर मौजूद हैं, ईमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अपने नाम का मतलब बताएं ईमान, जो कि बहुत से लोगों के लिए ये नाम नया होगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ईमान नाम होता है, इमोन क्यों बोला इन्होंने, तो मैंने कहा जरा क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ये ईमान है, लेकिन ये ईमान है विद द ओ, और इसका मतलब है सुबह की पहली किरण, द सनराइज, और यही मतलब है, पर्शियन ओरिजिनेटेड नेम है। और ममा ने बड़ी फुर्सत से सोच के रखा था, तो यही कह सकते हैं कि यही नाम है। क्या प्यारा नाम, जबरदस्त, सो मच अलाइन विद राइजिंग पाकिस्तान, है ना। अच्छा, तो उनकी अपनी पर्सनालिटी के साथ भी नामों का शख्सियत पे बहुत असर होता है, तो माशाल्लाह आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत ज्यादा उसका एक रिफ्लेक्शन आता है। बिल्कुल। किस तरह आई फूड ब्लॉगिंग की तरफ? आई तो मैं एक्सीडेंटली थी, लेकिन ये था कि मुझे कैप्चर करने का शौक था, फोटोग्राफी का शौक था, वीडियोग्राफी का शौक था, वो एक आर्टिस्ट वाली जो नेचर होती है अंदर वो थी। खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था। लाइक मैं हमारा पूरा खानदान फूडी है, तो वो एक आ रही है, लड़ी से चलती हुई आ रही है कि मतलब खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपका ताल्लुक कहाँ से है? हम पिंडी से ही हैं। मतलब ज्यादा फूडी के मामले में ना हम कहते हैं गुजरांवाला या लाहौर। नहीं, हम पिंडी से हैं, लेकिन हैं पंजाबी, सही वाले जो पंजाबी होते हैं तो वो हैं हम, और प्योर पंजाबी जिसे कहते हैं। तो खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेरे अब्बू कहते थे कि भाई इंसान सारा दिन जो मेहनत करता है ना वो 2 रोटियों के लिए करता है, तो वो अपनी पसंद की होनी चाहिए। सही बात है, अगर वो भी वो भी अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करके खानी है तो फायदा। 2 रोटियों की बात की थी या 2 वक्त की रोटी की बात की थी, आपके इंस्टाग्राम पे आती है दिन की 8 रोटियां। हाय, वो जो इतना सारा खाना सामने पड़ा होता है जिसको रिव्यू करो तो सब खाते हैं? नहीं, सब नहीं खाते। मुझे मैं नहीं समझा पाती लोगों को यार, मतलब हम लोग जो बैठे हैं ना, अगर मैं बैठी हूँ तो बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसका वेट कर रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए। समवन इज कैप्चरिंग मी, कोई मुझे डायरेक्ट कर रहा है, कोई मुझे बता रहा है कि भाई आप ऐसे करें, ऐसे करें। वो पूरी एक टीम होती है, वो सब खाते हैं, सिर्फ फेस मेरा आता है आगे से कि भाई ये खा रही है, तो ऐसा नहीं होता, पूरी एक टीम होती है हमारी। आप इससे ज्यादा खाती है ना? खाती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं हर चीज खाती हूँ। वही वाली बात है कि हर चीज मुझे थोड़ा ट्राई खाती हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मैंने नहीं ट्राई की हुई। बट आप कंफ्यूज नहीं होती टेबल पे जब इतने सारी डिशेस होती हैं कि अच्छा मैं ये ट्राई करूँ, ये ट्राई करूँ, ये ट्राई करूँ, और दिमाग मिक्स नहीं कर रहा होता, ये टेस्ट मिक्स ना हो जाए? आई मीन इट्स अ साइंस। पेट में जाके भी सब मिक्स ही होना होता है। नहीं, मुझे शुरू में लगता था, बचपन में डराया भी जाता था ना, वो मछली के साथ दूध नहीं पीना, तो गोश्त के साथ चिकन नहीं खाना। तो मुझे ये होता है कि जिस चीज से आपने मना कर दिया ना, वो तो एक दफा जिंदगी में जरूर करके देखने के होता क्या है। तो वो सब मैं करके देख चुकी हूँ, तो मैं मतलब मुझे सेफ है, सब कुछ सब सेफ है। लकर हजम पत्थर हजम वाला। माशाल्लाह, आपको इसी तरह रखे जी। तो ज्यादा आपका काम ट्रेडिशनल फूड पे होता है, विलायती डिशेज यानी कॉन्टिनेंटल पे होता है, किस पे ज्यादा आप काम कर रही होती हैं? मुझे वैसे ट्रेडिशनल पे ज्यादा मुझे शौक भी है करने का, और मुझे मजा भी आता है करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी ऑडियंस भी ऐसी जनरेटेड है और मेरी अपनी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि वो जरा वो एलीट क्लास और वो जो बर्गर बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो मेरा मिक्स ही है, लेकिन ज्यादा अगर मैं अपनी पसंद से, अगर मेरा कहीं दिल कर रहा है वाकई कुछ करने का, तो वो फिर मैं ट्रेडिशनल की तरफ जाती हूँ। कितने लोगों को आप इनकार करती हैं जब आपसे कांटेक्ट करते हैं, जी आए प्लीज हमारा फूड ट्राई करें? और हाँ, वैसे सही, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राइटेरिया का सेट किया हुआ है कि मैंने इस रेस्टोरेंट का ही रिव्यू करना है? अच्छा, उसमें ये होता है कि ब्रांड इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम पहले अपनी रिसर्च कर लेते हैं, एक ब्रांड ने अगर हमें अप्रोच किया हुआ है तो हम उसकी पूरी मतलब छानबीन कर लेंगे कि इसका पहले इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसका ऑडियंस के साथ क्या है, और गूगल रिव्यूज इसके क्या है। उसके बाद अगर कोई हमें लगता है कि थोड़ा बहुत भी है इसमें डाउट है कि हमारी क्रेडिबिलिटी में बात आ जाएगी, तो हम एक दफा खुद ट्राई कर लेते हैं जाके उसको। अच्छा, ये भी करते हैं? तो अगर हमें लगता है कि हाँ ये वर्थ इट है, और उसके बाद फिर हम उनको रिप्लाई भी कर देते हैं कि अच्छा ठीक है आप बुला लें, तो जो लगाए होते हैं वो हम वापस ले लेते हैं।
ٹھیک بات ہے نا, پہلے خود لگائے بھی پائے نا سبین. آپ دیکھو ان کے لیے ایک مارکیٹنگ کر رہے ہیں آپ, تو وہ تو بنتا ہے آپ کا. ایبسلیوٹلی رائٹ, زیادہ لیتے ہوں گے آئی ایم شیور. اچھا لیکن دیکھیں اس میں ایک چیز پھر مسنگ ہے نا, کہ وہ جو نئے ریسٹورینٹ ہے, وہ جو نئی کوزین ہے, وہ جو نئی اسپیس بنی ہے, جس کے بارے میں لوگوں کو آپ نے بتانا, بیکاز لوگ تو آپ لوگوں کو دیکھ کر جا رہے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر, تو پھر وہ لوگ تو مس ہو گئے. نہیں دیکھیں, جو نیو جگہ بنی ہوتی ہے نا, وہ شروع میں بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان پہ آنکھیں بند کر کے بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت پہ نا جو ان کا وہ اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے نا, وہ انہوں نے اپنی دن رات ایک یہ محنت ان کا کی ہوئی ہوتی ایکسپیرینس, ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں جی, نئی جگہ پہ ضرور جائیں. نئی جگہ پہ ضرور جائیں, پتہ ہے اس لیے کیونکہ وہ اس وقت بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ہم لوگ بھی ریویو کر دیتے ہیں, ان کے پاس رسپانس چلا جاتا ہے. ہم ہر منتھ ان کو یہ بول رہے ہم یہی بولتے ہیں ان کو کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو اب رکھیں, اپنی کنسسٹنسی رکھیں, بس لوگ آنا شروع ہو گئے, لوگ ہمارے پاس. اور یہی ریزن ہے کہ بہت سارے بزنس اسٹارٹ ہوتے ہی بند ہو جاتے ہیں, اور وہ بڑا برانڈ پہ برا امیج بنتا ہے, یا پھر اس کو وہ ری نیم کر کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو آڈینس تو اتنی بیوقوف نہیں ہے نا, ری نیم کر کے وہی چیز بیچو. نئی جگہ پہ جاتے ہوئے ویسے انسان ڈر جاتا ہے کہ آپ زیادہ کہتے ہیں جی پیسے ضائع کر کے آگے, ہم پہلا ایکسپیرینس تھا آپ کا بڑا برا گیا. سو وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ایک ڈر تو ہوتا ہے, ایک رسک کا ایلیمنٹ تو نہیں, وہ رسک ایلیمنٹ ہوتا ہے, لیکن جو برانڈز ہمارے ساتھ اپنی لانچ کرتی ہیں نا, ہم ان کے ساتھ ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹس نکالتے ہیں 50% آف کا یا کمپلیمنٹری آئٹمس کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسٹمر بھی کمپنسیٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ ایک چیز لے رہے ہیں, آپ کو باقی چیزیں ٹرائی کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے, اور سیکنڈ چیز کسٹمر کو آپ کے ٹیسٹ کا پتہ چلے. کیونکہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تو برانڈ امیج بنانی ہے نا, کسی کو نہیں پتا کہ بھائی آپ برگر بیچ رہے ہیں تو وہ اچھا ہے جب تک آپ کھا کے نہیں چیک کریں گے. ون ٹائم ٹرائل دینا آپ کا ضروری ہے. تو وہ آپ کچھ ٹائم کے لیے ہم نکلواتے ہیں ڈسکاؤنٹس, تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسٹمر فٹ فال آ جاتا ہے, پھر وہ کسٹمر آپ کا لانگ ٹرم چل رہا ہے. اچھا آپ نے ریویو دے دیا, اور وہ بڑا اچھا ریویو, ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ آئے ہائے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی بھاگو بھاگو یہی ڈش ٹرائی کریے, اسی ٹائم رات میں ڈنر ہی پلان کر لیتے ہیں اس جگہ کا, ذہن بن جاتا ہے نا, ذہن بن جاتا ہے دیکھ کے. اچھا لوگ کامنٹ سے پھر نیچے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ جو کامنٹ سین ہوتا ہے, نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں ہم نے ہائپ بنا دی, ہم ویڈیو تب تک پوسٹ نہیں کرتے جب تک کچن ریڈی نہ ہو جائے ریسٹورینٹ کا. ہم ان سے پوچھتے ہیں بارہا, ابھی بھی میرے پاس آلموسٹ 50 جو ہیں وہ پائپ لائن میں ویڈیوز ہیں, 50 ویڈیوز ہیں جو کچن ریڈی ہوگا تو پوسٹ ہونا شروع ہوں گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے اس کچن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر ادھر لائن لگ گئی تو وہ چیز خراب ہونی ہی ہونی ہے. تو ہم اپنی کریڈیبلٹی کو اس طرح سے لوز نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو کسٹمر وہاں پہ, جو کلائنٹل وہاں پہ جا رہا ہے وہ خراب نہ ہو. لیکن obviously اب ہیومن ہے نا, ہم لوگ یہاں پہ مشینز کے ساتھ تو کام کر نہیں رہے. گھر میں بھی نمک اوپر نیچے ہو جاتا ہے, لیکن وہ گھر کا نمک کسی کو یاد نہیں رہتا, لیکن ریسٹورینٹ کا یاد رہتا ہے. مجھے بھی لگتا ہے کہ ٹیسٹ کا بھی فرق ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے جو چیز آپ کو اچھی لگے, جو ان کو اچھی, وہ مجھے بھی اچھی لگے. وہ سبجیکٹو ہے نا, وہ مطلب اس کے بہاف پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورے اس ریسٹورینٹ کو کسی طرح سے. آپ نہ, میں نے سارا مینیو ٹرائی کیا ہے, میں اپنے ریویوز میں بڑا یہ بولتی ہوں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آئٹمس جو ہے نا وہ ریکمینڈیڈ ہیں, اور وہ نیچے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ ایک دیسی جگہ پہ جا کے چائنیز کھائیں گے تو میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہاں جا کے چائنیز کھائیں. کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی میں نے آپ کو کہا یہاں کی اگر کڑھائی اچھی اور آپ مجھے آ کے کہیں بھائی میں نے چاؤمین کھایا نہیں اچھا لگا, تمہارا ریویو فیک ہے, تو میں نے کہاں کہا ہے کہ میرے سارے کمنٹس کے ریپلائی ہوتے کیسے کرارے جواب دیتے ہیں. جب ان باکس میں بھی آ کے کوئی مجھے اس طرح سے کہہ رہا ہو تو میں کہتی ہوں یار آپ کامن سینس کہاں ہے آپ کی. ایک یونیورسٹی, ہاں آپ ایک یونیورسٹی میتھس کے لیے مشہور ہے, آپ وہاں جا کے بزنس پڑھنا شروع کر دیں گے, پھر آپ کہیں کہ ہمیں اس یونیورسٹی کے بیس پہ ایڈمیشن نہیں مل رہا, تو پھر بےوقوفی آپ کی اپنی ہے. تو یہ بیوقوفی نہیں کرنی جی, ہاں بیوقوفی نہیں کرنی, اسمارٹلی ڈیسائیڈ کرنا ہے. کسی جگہ پہ جا کے ریویو برا بھی دیتی ہیں؟ ہاں دیتی ہوں. میں نے اپنی لائف کے 3 پیسے لے کر برا ریویو, 3 نیگیٹو ریویوز دیے ہیں. اچھا اس میں یہ تھا کہ ایک دفعہ برانڈ نے بلایا, ایکسپیرینس برا رہا. دوسری دفعہ برانڈ نے بلایا, ایکسپیرینس برا رہا. جب تھرڈ ٹائم انہوں نے کہا نا, میں نے کہا اب میں نہیں آ رہی, میرے میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ میں برا کھانا کھاؤں اور پھر آپ کو بتاؤں. اور پھر برانڈ جو ہوتی ہے نا وہ اٹک جاتی ہیں, ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور پھر مجھے یہ اسٹیٹمنٹ بہت بری لگتی ہے. میں نے کہا پھر آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں, جب آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو کریں, جب کر لیں گے ٹھیک تو پھر مجھے بلا. کیونکہ دیکھیں ہم ریویو کا چارج نہیں لے رہے ہوتے, ہم وزٹ کا چارج لے رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارا ٹائم لے رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, ہماری سروسز کا چارج ہے. ریویو تو ہمارے ایکسپیرینس پہ بیس کرتا ہے نا. تو برانڈ جب کہتی ہے نا جیسا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا نا آپ بس لگا دیں, میں کہتی ہوں پھر جیسا ہوا ویسا ہی لگے گا, اور پھر وہ جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی لگتا ہے. پھر جب تیسری بار بھی آپ کا ریویو برا تھا تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ وہ پھر میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا جیسے تھا, اور وہ وائرل بھی ہو گیا. تو برانڈ کی طرف سے آپ کو آیا, انہوں نے پھر مجھے کمپنسیشن دینے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں اب تو میں پٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی. پہلے اپنی کوالٹی اچھی کریں. ایمان کو آپ نے گھر بلانا, ورنہ ایمان جو ہے بتا دیں گے کہ کھانے میں
नहीं देखिए मैं कहाँ तेज अगर आपका फर्स्ट मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस फर्स्ट नहीं अच्छा रहा मैं आपको बता रही हूँ आप इस चीज को इम्प्रूव कर लें अगर आप मुझे फोर्स करेंगे कि आप पोस्ट कर दें फिर मेरा तो यही रूल है और क्राइटेरिया भी है कि जैसा एक्सपीरियंस है वैसा ही वो वैसा रहेगा आई गेस दैट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली कि आप वाकई वो नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं नॉर्मली हम देखते मैं नहीं हैं। एजेंसीज के थ्रू हायर होती हूँ अक्सर तो वो एजेंसी हमें जब आगे भेजती है तो मैं तो वॉइस ओवर पे रिव्यू कर रही होती हूँ ना तो उस पे मैंने बोल दिया एक जगह पे कि भाई यहाँ का सिर्फ बारबेक्यू अच्छा है और यहाँ की बाकी चीजों में से कुछ भी अच्छा नहीं है ना जरूरी नहीं है मतलब मेरा ये सेंटेंस था कि जरूरी नहीं है कि जो बंदा बारबेक्यू अच्छा बना सके ना वो सारा देसी अच्छा बनाए तो वो उन्होंने एजेंसी को नेक्स्ट डे कॉल आउट कर दिया और उन्होंने बुला लिया ब्रांड ने कि ये इन्होंने क्या पोस्ट किया है कहते हैं वो जो उसका एक्सपीरियंस था उसने पोस्ट कर दिया और मेरी तो वैसे भी जो है ना आप कहने अगर प्री रिक्विजिट्स यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस ही पोस्ट करूंगी बिकॉज ऑब्वियसली मुझे नहीं भाई उस तरह से लाइमलाइट में आना और मैंने अपने अकाउंट को इस तरह से ग्रो करना है कि लोग ये समझे कि इसने पोस्ट कर दिया तो इधर नहीं जाना मतलब सच बात कर सच बात क्रेडिबिलिटी मैटर करती है ऑब्वियसली तभी लोग आपको फॉलो भी कर रहे हो तो बस लोग फॉलो क्यों करेंगे अच्छा मैम अब भी जितने लोग आना चाहते हैं बहुत अच्छा खाना बनाते भी हैं कुछ लोग घर के अंदर भी हम देख रहे होते हैं कि छोटे छोटे व्लॉग्स बनाना शुरू कर दें मिनी व्लॉग्स अपलोड कर रहे होते हैं किस तरह से एज अ बिजनेस इसको लेकर चल सकते हैं या प्रोबेबली आप जॉब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखा जाए अर्न कितना मैक्सिमम कर सकते हैं मैक्सिमम नहीं मैं नंबर कोट करने की बात नहीं करी बट ये कि आप इसको एज अ करियर अगर लेके चलना अच्छा एज अ करियर में बड़ा क्लियरली कहूंगी कि ना ये लड़कों के लिए फील्ड नहीं है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की जो फील्ड है ना मैं आपको बता देती हूँ उसका मैं एक ऑल द मेल फूड व्लॉगर्स प्लीज सुन लें आप अभी ना बहुत सारे मेल फूड व्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को ना अपनी नीश को ना शिफ्ट करते हुए देखेंगे हर कोई अपनी नीश शिफ्ट करता है क्योंकि ना हवाई रोजी है बहुत सिंपल सा वर्ड है हवाई रोजी है जब तक आप लाइमलाइट में हैं तब तक आपको ब्रांड को आपकी जरूरत है आप कुछ अरसे के लिए भी गायब होते हैं ना आप ओवर मतलब आपके जगह पे यू आर डन आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको जीरो से स्टार्ट नहीं लड़के क्यों छोड़ रहे हैं फिर ये फील्ड मैं आपको बता दूं क्योंकि लड़कों में मुझे लगता है उस तरह से एक तो कंसिस्टेंसी का इशू है और ऊपर से फिर जब आपको फेम और पैसा इकट्ठा आ जाता है ना तो आपके पाँव जमीन पे नहीं टिकते बड़े मसाइल हैं बड़े मसाइल हैं ये फेम और पैसा आ जाए पाँव जमीन पे नहीं रुकते ये सिर्फ मर्दों का नहीं मसला है देखिए मैं आपको बताती हूँ लड़कियों पे फैमिलीज डिपेंड नहीं करती अगर लड़कियां 2 महीने नहीं भी कमा रही ना तो वो लड़कियों पे डिपेंड नहीं करती मेजॉरिटी की बात करते हैं बहुत सारी ऐसी हमारी खवातीन है जो कि फैमिली मतलब मैं ऐसा है ना कि अभी जो एक ट्रेंड चल गया है ना कि हम कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं डिजिटल क्रिएटर्स बन गए हैं और जो न्यू लड़कियां आ रही हैं और जो घर में अपनी कुकिंग के साथ वो करना चाह रही हैं उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है आप उठे सुबह सनलाइट में एक वीडियो बना आपने शूट करके लगानी है एंड दैट्स इट एक टाइम के बाद ब्रांड्स आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगे आप उससे अपनी जो लड़कियां कहते हैं लवाजमात की तरफ जो जा रहे होते हैं जब लाइट कैसे रखनी है फलानी ये जगह हमारा पूरी एक एम्बियंस होना मेरे जितने फूड आप व्लॉग्स देखती है ना वो मेरे अपने फोन से बने हुए हैं और उसमें मैंने कोई लाइट नहीं लगाई होती है उसमें ये होता है कि बस डे लाइट होती है आपको अर्ली राइजर होना पड़ेगा आपने पहुंचना 12-1 बजे के करीब है और आपने उसमें फोटो अच्छा कि दैट्स राइट वैसे भी एल्गोरिथम ऐसे ही काम करें जितना नेचुरल आप रहते हैं और जितना कम उसमें आप फिल्टर और ज्यादा इक्विपमेंट एंड एडिटिंग डालेंगे उतना ही वो बैठ जाता पता चल जाता है ना प्रमोशन चल रही है आप जितना अपना नेचुरल रिव्यू रिकॉर्ड करते हैं वो उतना ही नेचुरल जाता है नेचुरली देखिए अगर वो हम किचन के एक एम्बियंस की तरफ जा रहे होते हैं हर एक का किचन एक जैसा होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट काम होता है बर्तन होते हैं सब कुछ हम अक्सर ना बहुत ज्यादा क्लीनिंग और पता नहीं किस किस उसमें चले जाते हैं जो लड़कियां कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रही है ना कुकिंग के पर्सपेक्टिव से उनके लिए पहली टिप ये कि आपने किचन में शूट नहीं करना बाहर करें बाहर एक टेबल ले लें प्यारा सा अच्छा उसके ऊपर आप रखें अपना इग्निशन जो आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है एक आधा आपको अच्छा पॉट चाहिए उसका पूरा एक ऑरा बनाने के लिए एंड दैट्स इट वो आप सस्ते में आप जी काम कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं मैंने 6 इयर्स हो गए मैंने आज तक कोई टीम हायर नहीं की मैं एडिटिंग भी खुद करती हूँ रिकॉर्ड भी खुद करती हूँ सब कुछ खुद करती हूँ तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कॉस्ट आप बचाते हैं अपने ऊपर लगाएं मेहनत आप बता रहे हैं कि आप किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है अच्छा वो आएगा वो शूट करेगा इसको भेजेंगे वो पोस्ट करेगा अच्छा वो एसईओ एक्सपर्ट होगा तो करेगा नहीं आप खुद भी कर सकते हैं जस्ट हैव टू लर्न दीस थिंग्स पिंडी इस्लामाबाद फोकस्ड ज्यादा आपका काम होता है हाँ पिछले साल तक यही था फिर मैंने रिसेंटली कराची और हैदराबाद किया उसके बाद मैं पेशावर चली गई फिर लाहौर को किया तो अब ये है कि करना है तो आपके इस बात से एक सवाल आ गया ना पेशावर लाहौर इस्लामाबाद रावलपिंडी हैदराबाद एंड कराची हाउ डू यू रेट फ्रॉम 1 to 7 मुश्किल में डाल दिया नहीं बिल्कुल भी
मुश्किल में नहीं डाला क्योंकि बड़ा आसान है रेट करना। ओए होए अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें ना, टेस्ट वाइज हैदराबाद इज द बेस्ट। ओके आपको नहीं मिलेगा, मतलब कराची में भी उस लेवल का स्ट्रीट फूड नहीं मिलेगा इतने हाइजीन। हैदराबाद वाले खुश हो जाएं जी। सही है। हम ऐसा करते हैं किस दिन हैदराबाद जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने भी है ना, सीखने, वैसे इसलिए रिकॉर्ड भी तारीफ करते कर दी हैं, है। Yes. ऑडियंस को भी Audience अपनी share आप करते हैं। चले, आप जाएंगे, आपका वापस आने का दिल नहीं करेगा। But मतलब मैं dishes एक वहाँ महीने की के लिए आपको गई बताइए। थी कोई और एक मैं चीज बताएं ढाई। हैदराबाद की। हलीम उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड उनका जो वो पुलाव बिरयानी का मिक्सचर है वो बहुत अच्छा है। पुलाव बिरयानी का मिक्सचर? मैं आपको बताती हूँ वो मिक्सचर मतलब कैसे है। इस्लामाबाद की बिरयानी? नहीं, इस्लामाबाद की तो बिरयानी होती ही नहीं है ना। मैंने जब ना पोल डाला कि मैंने ना बिरयानी ट्राई करनी, तो बहुत सारे लोगों ने ना मुझे जगहों के नाम बताए, तो मैंने उन्हीं 5 जगहों पे जाके बिरयानी ट्राई की। तो दैट वाज एक्चुअली पुलाव। उसका बेसिकली मसाले का जो था ना इंजेक्ट, उसमें ज्यादा था। पुलाव में मसाला कम होता है, बिरयानी में मसाला ज्यादा होता है, और वो आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं करती। जिस तरह हम वो तय वाली बिरयानी खाते हैं ना, वो आप एक प्लेट खाएं आपका पेट भर जाता तो है वो पुलाव लुक्स लाइक बिरयानी, टेस्ट लाइक बिरयानी। ओके, वो बनता है यखनी में ही है, और उसकी स्पाइस लेवल ज्यादा होता है, और वो बहुत मजे का। मिर्चों वाला पुलाव, मिर्चों वाला पुलाव, मिर्चों वाला पुलाव, और उसमें वो अनियन फ्राई करके डाल रहे होते हैं, और वो सब कुछ, वो काफी अच्छा है उनका कॉन्सेप्ट। तो इसलिए वहाँ के जो लोग यहाँ के बिरयानी खाते हैं, यहाँ पे तो वो बिरयानी मिल ही नहीं रही है, तो वही वो हम नहीं बेच रहे, हम लोग बेच रहे हैं कराची वाली बिरयानी। ओके, नंबर 1 पे आ गया जी हैदराबाद। हैदराबाद की पुलाव बिरयानी है स्ट्रीट फूड। नंबर 2, उसके बाद आप पेशावर चले जाएं। पेशावर, नमक मंडी, नमक मंडी चले जाएं, आप काबली गेट चले जाएं। मैंने पूरा काबली गेट अभी एक्सप्लोर किया है। उसमें आप जो हम जितने बीफ पुलाव आपने पिंडी इस्लामाबाद में खाए है ना, इवन अगर मेरी रिकमेंडेड जगह पे भी खाए, मैंने उससे पहले पेशावर नहीं एक्सप्लोर किया हुआ था, मैंने रिव्यू पहले कर दिया था। ठीक है। अब अगर कोई मुझे पुलाव के लिए बुलाता है ना, ये बीफ पुलाव के लिए, मैं कहती हूँ आप लोगों को मैं वो वाली बात नहीं है जो वहाँ पे है, तो मैं नहीं आऊंगी करने के लिए। ग्रेट जी, काबली गेट आपने बताया काबली ना, गेट, पेशावर का। उसके अंदर तो बहुत नंबर 2 इज पेशावर। नंबर 2 इस पेशावर। Then- नंबर 3 आपको लाहौर का स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन लाहौर की वाइब बहुत अच्छी है। लाहौर का एलीट फूड बहुत अच्छा है। मैं कहूंगी कि इस्लामाबाद में हम कहते हैं कि बहुत हमारे यहाँ पे आउच आउच बहुत बच्चे हैं, लेकिन लाहौर में ज्यादा हैं। बर्गर्स जो हैं वो जो हैं वहाँ पे ज्यादा है, और वहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। जो एलीट लेवल पे फूड है ना, वो ज्यादा अच्छा है। जो आप कहते हैं ना कैफे वाला जो फूड है, उनका वो सीन बहुत ऑन है। अब चूंकि इस फहरिस्त में ना इस्लामाबाद आया, ना रावलपिंडी आया है, और ना ही कराची आया, तो हम इस सेगमेंट में ही वाइंड अप कर देते हैं। वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सबसे खूबसूरती ये है कि Rich taste हमारे पास खानों का बहुत टेस्ट है, वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी हमारे पास बहुत ज्यादा है। और जाहिर सी बात है, जरूरी है जो मुझे ज्यादा पसंद हो सकता है आपको कम पसंद हो, जो मुझे कम पसंद है वो आपको ज्यादा पसंद है। तो हर शहर का खाना, हर इलाके का खाना हमारा वो मुनफरिद है, एक से बढ़ के एक है। लेकिन हाँ, वैरायटी, आपको क्वालिटी का ख्याल जो है वो आप सबको। बस एक बात ऐड कर दो, चूंकि देखें आपने बहावलपुर विजिट किया है नहीं, अभी नहीं किया। सो मेरी रिकमेंडेशन है आपको बहावलपुर का खाना आपने जरूर ट्राई करना है, क्योंकि जितना मैंने ट्रैवल किया है फ्रॉम गिलगित टू कराची, तो बहावलपुर का टेस्ट मुझे कहीं नजर तो नहीं हो आया। सकता है कि वो फर्स्ट पे, You never know, तो मैंने बहावलपुर का आइडिया दे दिया। बड़ा कोई टफ हो जाएगा अगर वो फर्स्ट पे जाने के लिए रेडी है तो। बहावलपुर आप टफ टाइम देने को तैयार हैं या नहीं, ये आपने तब बताना जब ईमान आपको विजिट करेंगी। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वंस अगेन। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस। माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में फिर कहेंगे खुश आमदीद। अब बात करते हैं हम जरा माउंटेनियरिंग की, और इसमें सबीना अक्सर ही देखते हैं आप, मैं जरा छोटे लेवल से स्टार्ट करूंगा, मैं ट्रेल्स की बात करूंगा, चूंकि ज़ाहिर है मैं एज अ बिगनर ही बात कर सकता हूँ। सबीन चूंकि आपने K2 बेस का माशाल्लाह किया हुआ है, तो ऐसे में कितना अच्छा लगता है देख करके लड़कियां, हमारी खवातीन नॉट जस्ट दे आर समिट भी कर रही हैं बहुत से पहाड़ी सिलसिलों को, एट द सेम टाइम इस शौक की तरफ आना और लोगों को लेकर आना, ये कितना encouraging अच्छा है। शुभ, मुझे बड़ी अच्छी बात अब ये लगती है कि अब बड़ा कॉमन हो गया है ये। Common हो आप गया है। जितनी भी हमारी टॉप माउंटेनियर्स देखे तो वो आपकी फीमेल माउंटेनियर्स बिल्कुल हैं। ऐसे ही और है। मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि एक ऐसी फील्ड जहाँ पर कहा जाता है अच्छा जैसे कि मेन सेंट्रिक है और इसमें खवातीन नहीं आ सकती है, खवातीन किस तरह से वहां पर जा रही है और रिकॉर्ड्स बना रही है जी। एब्सोल्युटली। तो आज ऐसी ही एक खातून नहीं कहूंगा, लड़की कहूंगा, माइंड ना कर जाए जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक लड़की ने प्राउडली खातून, मैं भी जस्ट खातून। लाइटर नोट जी। तो उन्होंने मैं ज्वाइन किया है और रिसेंटली उन्होंने लाल बत्ती जो एक पहाड़ी है कश्मीर में, उन्होंने सर किया 10 अच्छा, घंटों फर्स्ट में। फीमेल फर्स्ट फीमेल, एब्सोल्युटली, और पहली 16 पाकिस्तानी खातून। फीट 16,000 फीट की बुलंदी, exactly. मतलब कितना टफ ये रहा होगा। 10 घंटे में उन्होंने किया है। इसके अलावा K2 बेस कैंप कर चुकी हैं, नागा पर्वत बेस कैंप जा चुकी हैं, बहुत से और मुहिमात में हिस्सा ले चुकी फिटनेस हैं। ट्रेनर है जी। योगा भी करती हैं। एग्जैक्टली। तो क्या कुछ करती हैं और कैसे मैनेज करती हैं, मुनी से पूछेंगे। निदा अली हैज जॉइंड अस टुडे। गुड मॉर्निंग, कैसी Good हैं आप? morning. Thank you so very much for inviting me. Thank you for joining us today. Pleasure all mine. Nida, what defines you? Mountaineering defines you? Yoga, fitness, what? You as HR professional as well. तो क्या चीज डिफाइन करती है आपको? मुझे ऐसा लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि एक पर्सनालिटी जब डेवलप होती है, एक पर्सनालिटी जब बनती है, वो काफ़ी सारी डिफरेंट फैक्टर्स से बनती है, डिफरेंट एलिमेंट्स से बनती है। तो मैं कहूँगी ये बड़ा मज़े का कॉम्बो है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साथ में बिजनेस प्रोफेशनल होना, आपका योगा इंस्ट्रक्टर होना, बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है हर चीज़ एक दूसरे को। दिन में 24 घंटे होते हैं, आपके दिन में 48 होते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि मैं अपने दिन का आगाज बहुत जल्दी करती हूँ। जस्ट लाइक राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान, अर्ली राइजर हूँ। जिस तरह सुबह 7 बजे उठ के राइजिंग पाकिस्तान पे सबसे पहले आई थिंक मैं ही स्विच ऑन करती होंगी आफ्टर माई रन, और इसके बाद दिन का ज़बरदस्त सा एक पॉजिटिव सा आगाज़ राइजिंग पाकिस्तान को देखकर ही मेरा हो जाता था। फिर ऑफिस के लिए तैयार होना, पेरेंट्स के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना, और बड़ा एक ज़बरदस्त सा बिफोर 9 o'clock मुझे लगता था कि मैंने अपना आधा दिन तो मतलब ये अगर कहा जाए कि अगर आप सुबह जल्दी जाग जाते हैं, लेट्स सपोज आप 6 बजे जाग रहे हैं, तो आप पूरा दिन इजीली मैनेज करते हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छे से, वो कहते वक्त ही नहीं मिलता। वो फिर जो लोग उठी 12 बजे रहे हैं, वक्त गुजारा करें, वक्त मिलता है आपको। Exactly. जो लोग 12 बजे उठते हैं फिर उनके पास बाकी टाइम नहीं होता, दिन छोटा हो गया। अच्छा, लाल बुत्ती राइट? बिल्कुल लाल बुत्ती, लाल बत्ती, मैंने लाल बत्ती। अच्छा, जरा इसके बारे में बताइएगा, हाउ इज द एक्सपीरियंस, कैसा लगा? लाल बत्ती कश्मीर की 3rd हाईएस्ट पीक में से है। फर्स्ट जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो सरवली है, फिर 2nd हाईएस्ट जो आपकी हरी पर्वत है, और ये 3rd नंबर पर आती है। इसको सर करने के लिए हमारे प्यारे हसन भाई, हमारे गाइड, उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको सर करते हैं, हम जाते हैं। तो मैंने सोचा शायद मतलब लाइक नॉर्मल सी एक पीक होगी और हो जाएगा, लेकिन मुझे वाकई सच में आइडिया नहीं था, अगर मैं सच बताऊं, कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और टेक्निकल होगा। और जैसे जैसे हम पीक पे चढ़ते गए वो मज़ीद टेक्निकल टफ होता गया और बहुत चैलेंजिंग था। और जब उन्होंने मुझे रोप बांधी तो वाकई एक दफ़ा जिसे कहते हैं ना रूह निकल जाना, जब यहाँ से आपको रोप के साथ बांधा जाता है तो फील आती है कि वाकई रूह कब्ज हो रही है। और फिर उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात की कि आपने नीचे नहीं देखना और आपने सीधा देखना, और अगर मतलब बता कि आप डरो नहीं ना, फियर ना है। तो वो जो एक मेरी ज़िंदगी का आई थिंक सबसे चैलेंजिंग जो पीक मैंने की है अब तक, बहुत चैलेंजिंग थी। और एक दफ़ा वाकई अम्मी भी याद आई, अल्लाह मियाँ तो आ ही रहे थे, साथ साथ अम्मी भी याद आई कि ये अब यू आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। जब आप 800 मीटर से पीछे रह जाती हो, 300 मीटर है, तो यू हैव टू गो अहेड, आपने आगे जाना ही जाना है, तो आपके चॉइस नहीं होती। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और आई वांट टू मेंशन हियर, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और उन्होंने 4000 तक मेरा साथ दिया। का प्लान तो नहीं था? ये हंटर है और उन्होंने मुझे पुश किया। कॉन्टेक्स्ट में आई नेवर नो, मे बी, लेकिन मैं बच चुकी हूँ, मैं वापस आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रांग होके वापस आ गए। गुजारा करें, यही है, इसी के साथ यही और मजबूत है, अब ज़्यादा मजबूत है। तो उन्होंने काफ़ी, फिर बल्कि जब 4000 मीटर पे उन्होंने मुझे कहा कि आई एम नॉट गोइंग अहेड, तो आई वाज लाइक इट्स ओके, मैं भी नहीं चाहती ना। तो लेकिन उन्होंने मुझे पुश किया
वो कि क्यों तुम नहीं कर- जा सके, वो क्यों थक उनको गए? थोड़ा सा एल्टीट्यूड हेडेक हो रहा sickness था या मतलब आई वाज सरप्राइज बिकॉज ही इज नॉट अ माउंटेनियर और फिर भी वो 4000 तक चले गए, ये बहुत बड़ी बात थी। Very nice. और मैंने उनको काफी अप्रिशिएट किया, वो तो नहीं, मुझे बनता कर है, ही रहे थे, बनता मैंने है। उनको बहुत ज्यादा किया क्योंकि वो मेरी तरह रूटीन हाइकिंग पे नहीं जाते मार्गला हिल्स के ऊपर, या वो रूटीन रनिंग नहीं करते मेरी तरह 10 किलोमीटर्स एवरी डे, वो मेरी तरह योगा नहीं करते, एरोबिक्स नहीं करते, तो उनकी कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी जो है वो मेरे से काफ़ी मतलब उस लेवल पर नहीं थी, लेकिन स्टिल ही डिड इट और मैंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। और इंसिडेंट ये हुआ था कि उन्होंने फिर मुझे कहा नहीं यू कैन डू इट, तुम जाओ और मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करूँगा। और मैंने फिर वो Seems एक like a plan. हाँ नॉट इट्स नॉट लाइक दैट। सो समिट पे जाके जब मैंने उनको वो बहुत निकल जाते हैं इसका समिट पे जाके जब मैंने उनको आवाज दी पहाड़ों पे उन्होंने कि कहा, "Oh, आई।" no! उन्होंने कहा ये तो पहुंच गई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो खैर बहुत चैलेंजिंग भी था और बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग इसलिए था कि एक सपोर्ट थी, हस्बैंड सपोर्ट थी, जो कि बहुत माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगा कि आपके हस्बैंड को इतना And सपोर्टिव you knew होना it before चाहिए। कि किसी खातून ने नहीं सबमिट किया? No, even not a foreigner because of the LOC. Everybody knows कि कश्मीर में LOC इशू है तो foreigners वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। तो that was the biggest opportunity for me when I got to know. तो मैंने कहा ये तो वाकई इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सही करना बात है। चाहिए। अच्छा मुझे अम्मी याद आई थी, अम्मी ने क्या कहा जब जाने से पहले बताया था, तो अम्मियाँ नहीं जाने दे रही होती बाज़ औक़ात। Exactly. तो जाने से पहले बताया था और जाने वापस से आके क्या पहले इस चोटी की सेंसिटिविटी और उसकी जो क्रिटिकल लेवल्स है वो पता ही नहीं थे। बस ये कहते जा रही हूँ जा अम्मी, रही हूँ, एक और मुझे हाँ, खुद भी जरा नहीं hiking पता करने था। जा रही हूँ अम्मी, बस आ जाऊंगी। अच्छा वो कह रही है, अपने लिए भी सरप्राइज था। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज ये था कि ठीक है हमारे पास गियर्स थे, हाँ। मेरे पास अपना सारा गियर कंप्लीट था क्योंकि होना चाहिए, वो आप किसी भी किस्म की समिट पे जा रहे हो, बीइंग अ माउंटेनियर Absolutely. यू शुड हैव योर प्लान्स और आपको अपना प्रॉपर गियर मैं सबको एडवाइस करूंगी कि होना चाहिए। लेकिन आपके लिए चैलेंजेस वहाँ से शुरू होते हैं जब आपको ये पता चलना शुरू होता है कि आप एक रिच पे वॉक कर रहे हो और आपकी राइट पे भी डिच है और लेफ्ट पे भी डिच है एंड फिर क्या है आपके बाद? फिर सीधा ही ऊपर चलते अल्लाह तो है। अल्लाह मियां के पास ही जाना है, हाँ, मतलब और नीचे करीब करीब जाना और है। नीचे रत्ती गली लेक है जिसकी डेप्थ भी आपको And नहीं how was पता। the view from that spot? It was mesmerizing and scary as unfortunately well? scary as well and unfortunately मेरे पास ड्रोन नहीं था और उस तरह से I was not that equipped कि मेरा बड़ा दिल था कि अगर ये शॉट होता कि जहाँ मैं बिल्कुल एक छोटी सी पीक पे आप खड़े हुए हो और नीचे डेप्थ में जो वो रत्ती गली लेक नजर आ रही है, that was amazing। वेदर और कैसा ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ना एक स्केच हुआ हुआ है। वाओ, मैं मतलब हम जो आप सामने ऊपर से imagine नीचे कर सकते देखते हैं इसको हैं। एक्चुअली के स्केच लगता है। वेदर वाज हमने जब स्टार्ट किया तो धूप थी, फिर हम आपको पता है पहाड़ में मौसम कैसे तेजी से बदलता है। एग्जैक्टली। फिर हम कश्मीर में ऊपर वैसे जाते ज़्यादा गए तेजी से बदल जाता है। एग्जैक्टली जब हम समिट के करीब पहुंचे इट वाज स्नो फॉलिंग और Okay. फिर स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वो एक बहुत चैलेंज होता है कि यानी आपने आप जब नीचे गर्मी उतरना है। गर्मी थी अदरवाइज हाँ, स्टार्ट में स्टार्ट में कौन सा सूरज था? निकला हुआ था। इट वाज जुलाई जुलाई टू बी एग्जैक्ट 21 जुलाई स्नोफॉल हो रही थी बिकॉज ऑफ द हाइट। तो उतरते के वक्त बहुत चैलेंज था क्योंकि आपको पता है ज्यादातर जो इंसिडेंट्स होते हैं माउंटेन्स में वो उतरते हुए होते हैं, यस तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और मैं अपने हसन भाई को बोल रही हूँ कि अब हम आ तो गए हैं, उतरेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे आए हैं वैसे उतर भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो इट वाज रियली फनी ना। और जब मैं उतर रही थी तो वो कहते हैं यू आर परफेक्ट, लाइक तुम क्यों डाउट कर रही हो, तुम जाते इतने हुए तो वो अच्छे कह से रहे थे ना कि अच्छा नीचे नहीं देखना है। हाँ। वापसी में तो और कोई वापसी में तो ऑप्शन ही नहीं है, obviously देखना ही नीचे ही है। देखना है भाई। और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप ऑफ माय लाइफ। और ये इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि बकरा ईद के बाद मैं और माय हस्बैंड प्लान कर रहे थे कि हम जाके थोड़ा रिलैक्स करते, मतलब अब वो बकरा ईद खत्म हुई थी और सारी फ्रेंड्स एंड फैमिली की दावतें और खाने, हम जा रहे थे रिलैक्स करने और ये रिलैक्सेशन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गई। अब कितने दिन लगे ट्रॉमा से बाहर आने में? ऑनेस्टली स्पीकिंग इट टुक टाइम। और मेरे रोजाना सुबह उठ के ना अपने हस्बैंड के साथ जब बैठती थी तो मैं कहती थी कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी रूह वहीं पर रह गई है और ये होता है। अच्छा। और लेकिन इतने चैलेंजिंग समिट के बाद तो काफी देर तक ना ख्वाब में भी आप ख्वाब में भी आ रहा होता है कि आप पहाड़, और आपको ना अजीब अजीब ख्वाब आ रहे थे कि आप पहाड़ से गिर रहे हो, कुछ हो रहा है। जो आपने बहुत सोचा क्योंकि- होता है हाँ। तो वो फिर ख्वाब में आ रहा है। ख्वाब में आ पहाड़ रहा से होता सोच, पहाड़ का करते करते सोच के बेड से नीचे Exactly. बच्चों को ख्वाब आते हैं। ये वाला सीन हो रहा होता है। एग्जैक्टली। तो अब क्या सोचा है, क्या करना है आगे? या बस ये इंशाल्लाह- सबसे मुश्किल तो यही था, मुझे ये लग रहा है आपकी बातों से। अभी आगे तक। क्या करना है? आगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंटरनेशनल स्पीड रिकॉर्ड्स, बट आई वांट Speed records? या स्पीड रिकॉर्ड्स बिकॉज आई एम ये काफी बहुत तेज भागते हैं, इसका मतलब है आप तो तेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि आप वाकई तेज भागती हैं। और मैंने अपनी हाफ मैराथन BF9 पार्क में खुद से रन की 2 hours 30 minutes के ऊपर। देयर इज अ ऐप, उस पर मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ ओके। टू मेक श्योर।
اور اس کے علاوہ 60 منٹس میں 10 کلومیٹرز میں رن کر لیتی ہوں. تو آئی تھاٹ لائک لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی اینڈ میک پاکستان کا ایک اور بڑا نام بنایا جائے. بہت سارے لوگ ڈفرینٹ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, بہت ساری لڑکیاں ڈفرینٹ اسپورٹس میں کام کر رہی ہیں, تو وائی ناٹ اسپیڈ ریکارڈ, اور اٹ وڈ بی گریٹ اپارچونیٹی فار می. سو وہ بھی انشاءاللہ کچھ عرصے میں جب اللہ کا حکم ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. جو آپ بتا رہی ہیں جیسے F9 پاک کا ذکر آپ نے کہ آپ خود پریکٹس کر رہی ہیں, خود ریکارڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا مقابلہ بیسیکلی اپنے آپ سے ہے نا, اپنے آپ سے مقابلہ کرتے ہوئے اور بہتر طور پر آگے جانا تاکہ میں پچھلے سے اور بہتر پرفارم کر سکوں. تو ایز اے رنر انٹرنیشنلی جب آپ سوچتی ہیں تو مائنڈ میں کیا آتا ہے, کس ملک جائیں گی, کون سا کمپٹیشن, کیا کریں گی؟ ناٹ کمپٹیشن, اٹ وڈ بی انڈیویجول ایفرٹ, اٹ ول بی انڈیویجول. اور اس میں یہ ہوگا کہ جیسے ڈفرینٹ جو ہے ہمارے ماؤنٹینس ہیں, ویل ریناؤنڈ ماؤنٹینس ہیں, ان میں یہ اسپیڈ ریکارڈ کا مطلب یہ کہ لیٹ سپوز کسی نے وہ چیز 3 days میں کی ہے یا 4 days میں کی ہے, تو آپ اس کو کٹ کر کے 1 day پہ لے آؤ یا 2 day میں لے آؤ اور اپنے آپ کو مزید چیلنج کرو. جیسے لال بتی ہم 10 گھنٹے میں کی نارملی, ایگزیکٹلی, تو نارملی لوگ کتنے گھنٹوں میں کر رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو کر ہی نہیں رہے کیونکہ دس ماؤنٹین از ویری ریئر. اگر کریں گے تو اٹ ول ٹیک مے بی 3 days فار دیم, 4 days فار دیم, 3-4 دن. اس لیے کیونکہ الٹیٹیوڈ آپ کو ایکلیمیٹائز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر ایکلیمیٹائز نہیں ہو رہے, ہم نے ایک بیس کیمپ کیا ہے یہاں پر, اگر آپ جیسے میرے ہی گائیڈ نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ایک بیس کیمپ اور ہونا چاہیے. اف یو آر گوئنگ ود اے نارمل پیپل, آئی ڈونٹ کال مائی سیلف نارمل, تو آپ کو پہلے ایکلیمیٹائز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ رسک نہیں لے سکتے, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ 2 days, چلو 3 days تو آپ لازمی لوگے, کیونکہ آپ کیمپ 1 کرو گے, پھر کیمپ 2 کرو گے, اور پھر آپ سبمٹ کرو گے. اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ میرے مائنڈ میں یہ ٹارگٹ تھا کہ میں نے مغرب سے پہلے نیچے اترنا ہے. اور یہ شاید سائیکولوجیکل ہے, کیونکہ جب میں ماگلا ہلز پہ بھی جاتی ہوں, دس از سم تھنگ ان مائی مائنڈ, بینگ اے وومن اور بینگ کنسرنڈ اباؤٹ ماؤنٹینس کے. ہم اور ہمارے بچپن کے ٹراماز جو ٹراماز, وہ ابھی تک ممی نے کہا ہے نا مغرب کے بعد باہر نہیں جانا, مغرب کے بعد باہر نہیں جانا, شام سے پہلے گھر آتے. لڑکوں کو نہیں کہتے کہ شام سے پہلے گھر, لڑکوں کو بھی کہتے ہیں ہمارے گھروں میں, کیونکہ حالات اوور آل سب کے لیے سیفٹی. ابھی 29 سپٹمبر کو لیپرڈ دیکھا گیا ہے, نیوز میں بھی چلا ہے, تو بڑا میں تو وہی نا, تو ایوری بڈی واز ٹیکسٹنگ می کہ یو مسٹ نو دا ایگزیکٹ, کیونکہ اٹس بین 12 years آئی ایم گوئنگ ویری ریگولر نا, تو آئی نو دا ایچ اینڈ ایوری ٹریلز. ہاں, میں نے لائیو انکاؤنٹر بھی کیا ہوا ہے, اور اتفاق سے یس ٹریل 5 کے اوپر میرا حج کا روزہ تھا, اینڈ آئی واز ہائکنگ, اور مجھے لگا کہ شاید نا مجھے روزہ زیادہ لگ گیا ہے جب میں تھوڑا سا. اور ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں رمضان میں بھی فرام لاسٹ 8 years روزہ رکھ کر I go for my hike, yeah, every day. And coming back to that, 30 days. جی وہ بتائیں, آپ روزہ رکھ کے جا رہے تھے روزہ رکھ کے جا رہی تھی, اور میں روزے میں آبویسلی آپ کی اسپیڈ سلو ہوتی ہے بیکاز آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہو, تو میں مزے مزے جا رہی تھی. بلکہ حج سے پہلے, کیونکہ لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں تو ٹریلز بہت ڈیزرٹڈ ہو جاتے ہیں, اسلام آباد بہت ڈیزرٹڈ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ رینجرز کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم آج زیادہ آگے مت جائے گا بیکاز دے نو می کہ آئی ایم گوئنگ ریگولرلی. تو میں نے کہا نہیں, میرا روزہ میں تھوڑا سا ہی بس کر کے تو آئی ول گو بیک ہوم. بالکل ٹریل پہ کوئی نہیں تھا. اینڈ میں چلتی گئی ٹریل 5 کے اوپر ایک کنیکٹنگ پاتھ ہے جو 3 کی طرف جاتا ہے. جی. تو وہ جو ایک مڈل ٹی بنتی ہے وہاں پر نا, آئی تھاٹ لائک, کیونکہ وہ اسٹیپ لے کے جب آپ مڈل پہ پہنچتے ہو تو یو ریئلی وانٹڈ ٹو ٹیک اے بریک, اور اسپیشلی روزے میں. تو میں بیٹھی, تو جب میں نے اوپر دیکھا تو وہ ٹہنی کے اوپر تھا, اور میں روزے کی حالت میں تھی, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میری شہادت ہونی ہے, کیا ہونا ہے. تو میری آواز ہی نہیں نکلی. مطلب ریئیکشن یہ تھا کہ میں نے, اچھا ایک دفعہ جب میں نے اوپر دیکھا تو مجھے لگا کہ اٹس جسٹ لائک روزہ ہی لگ رہا ہے نا, ایسا کچھ نہیں.